हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 12th इंग्लिश के जितने भी चैप्टर है हमारे पाठ्य पुस्तक में, हमारे बुक में जितने भी चैप्टर है, यानी कि प्रोज के हमारे 11 चैप्टर और पोइट्री के हमारे 10 चैप्टर यानी कि पूरे 21 चैप्टर को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है वह 1000 से भी अधिक रहने वाली है। याद रखिएगा, 1000 से भी अधिक रहने वाली है। तो पूरे अच्छी तरह से आप वीडियो को देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग शुरू से, और बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसी से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी ने किस चैप्टर को लिखा है, किस पाठ को लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है? तो एक प्रकार का यह एक एसे है। याद रखिएगा, यह एक प्रकार के क्या है? तो यह एक प्रकार का निबंध है, एसे है। और यहाँ पर चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि फेरोज वेयर रूलर्स वेयर एंशिएंट। फेरोज वेयर रूलर्स ऑफ यहाँ पर एंशिएंट क्या हो जाएगा? तो इजिप्ट। यानी कि फ़ारओन जो है, फ़ारओन किस प्राचीन देश के शासक है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो यह हमारा हो जाएगा कहाँ का? तो यह हमारा हो जाएगा इजिप्ट का। याद रखिए, यह कहाँ से का हो जाएगा? तो इजिप्ट का हो जाएगा, याद रखिएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। कौन मिस्र के शासक है, यानी कौन है जो इजिप्ट के शासक है? तो वह कौन है? फ़ारओन। याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलिए, गांधी जी कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटी। गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जी कब से कब तक पूरे राजनीति पर उनका प्रभुत्व जो है वह जमा रहा था पूरा भारत में। तो वह कब से कब तक था? तो वह हो जाएगा हमारा 1915 से लेकर 1948 तक। याद रखिए, 1915 से लेकर 1948 तक। 1915 में वह दक्षिण अफ्रीका से आए थे। याद रखिए, 1915 में कहाँ से आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से। और याद रखिएगा, 1948 में उनका मृत्यु हो गया था। 1948 में उनका मृत्यु हो गया था। और इसी के बीच अगर 1917 के बाद बोला जाए तो 1917 में वह फर्स्ट आंदोलन किए थे, चंपारण सत्याग्रह भी वह किए थे। याद रखिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। कौन थे जो संतुष्ट थे अपने सच्चे घरों में, अपने सच्चे घरों के रूल से? तो वह थे हमारे पूर्वज, यानी कि आवर एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वज थे। इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर। भारत जो है वह अडिग है, अचल है। यह उसका क्या है? तो यह जो है उसका गौरव है, यानी कि ग्लोरी है। याद रखिएगा, इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। भारत का वह गौरव है। गांधी जी डेड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन। गांधी जी जो थे, गांधी जी की मृत्यु एक कट्टरपंथी ने किया था। किसके हाथों से हुआ था? याद रखिएगा। और कब हुआ था, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो गांधी जी की मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को। और इन्हें गोली मार दिया गया था। तो किनके द्वारा? तो नाथूराम गोडसे द्वारा। किनके द्वारा? तो नाथूराम गोडसे द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने हत्या की थी, तो आप लगा दीजिएगा नाथूराम गोडसे द्वारा। और कहाँ पर, अगर ये भी आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर? तो दिल्ली में इनका जो है वह निधन हुआ था। दिल्ली में बिरला हाउस के पास। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज। जो हमारा जो इतिहास रहा है उसमें अंतिम आविष्कार जो था सबसे अच्छा, उसमें से कौन था प्री हिस्टोरिक जिसे बोला जाता है? तो वह कौन सा था, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो वह था राइटिंग का, हमारे लेखन का इतिहास था, जो कि 3200 ईसा पूर्व पहले का था। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, द फूड इन इंडियन विलेज वेयर सर्व्ड ऑन डैश लीव्स। जो हमारे भारतीय गाँव में भोजन जो होता है वह किसके पत्तों पर परोसा जाता है? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो किसके पत्तों पर? तो वह केले के पत्ते पर, यानी कि बनाना लीव्स पर परोसे जाते हैं। और देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, डैश प्रेफर्स
स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। और हम लोग बहुत आराम से करते चलेंगे सभी क्वेश्चनों को, क्योंकि बहुत क्वेश्चनों को हमें देखना है और इस वीडियो को इस प्रकार बनाना है कि ताकि आपको एक वीडियो देखने के बाद फिर आपको कभी भी दूसरा वीडियो देखने के लिए ना हो। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भौतिकवाद की तुलना में प्रेफर स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, यानी कि भौतिकवाद की तुलना में अध्यात्मवाद को प्राथमिकता कौन देते थे, तो वह देते थे महात्मा गांधी जी। हमारे कौन थे वह? महात्मा गांधी जी। सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आधुनिक आविष्कारों, यानी कि सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टुक मेडनिंग टू रेसिस्ट, यानी कि आधुनिक आविष्कारों के कुछ तत्काल और शानदार जो है परिणाम इतने आकर्षक है कि उनका विरोध करना पागलपन है। यह पंक्ति जो है यह कहाँ से लिया गया है? इज फ्रॉम, यानी कि यह लाइन जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है। याद रखिएगा, The more we indulge in our passion, the more unbridled they become is taken from। यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि 2021 में आर्ट्स के बच्चों से यहाँ पर पूछा गया था कि जितना अधिक हम अपनी जो काम वासना है उसे हम लोग करेंगे, वह उसमें ही हम लोग लिप्त होते चल जाएंगे। यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति से, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से, जिसके लेखक है महात्मा गांधी जी। याद रखिएगा, जिन्हें बापू के भी नाम से जाना जाता है और फादर ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्रपिता के भी नाम से जाना जाता है। और आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर यह क्या कहा जा रहा है? तो यह कहा जा रहा है कि मैं जानता हूँ, आई बिलीव डैट, मुझे विश्वास है कि हमारी जो सभ्यता है, जो भारत की सभ्यता है, वह अतुलनीय है, इसे कोई भी बीट नहीं कर सकता है। कैन नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। यह जो है यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। और लाइन से आपको एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन, अगर आपको इन सभी पॉइंट को याद रहता है तो आप एक्सप्लेनेशन को भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, यहाँ पर जो हमारी सभ्यता जो है वह मनुष्य को क्या सिखाती है? तो वह कर्तव्य के पाथ पर चलना सिखाती है, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी कि त्याग हमारे किसका जो लक्ष्य है, जो एकमात्र त्याग था, तो वह था हमारे ऋषियों का, ऋषिज का, आवर ऋषिज। याद रखिएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर देखिए कि डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? इसके अनुसार जो है हमारा आंसर क्या होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यह देखिए, हमारा यहाँ पर आंसर क्या क्या दिया हुआ है? नेहरू जी, गांधी जी, पटेल या फिर अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी। इसका मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पश्चिमी सभ्यता जो है, पश्चिमी सभ्यता की नकल जो है वह सख्त खिलाफ है। यह किसने कहा था? यहाँ पर सीधा सीधा बोला जाए तो यही बोला जा रहा है कि कौन थे जो उसके खिलाफ थे? तो गांधी जी जो थे। कौन थे? तो गांधी जी थे। याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। कौन थे जो हमारे छोटे से गांव से, छोटे से घरों से ही संतुष्ट थे? तो वह थे हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे वही थे। याद रखिएगा, हमारे जो पूर्वज थे वही थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। हमारी जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन जो है हमारी, वह सभ्यता किसके विकास की अवस्था है? तो वह है किसका विकास की अवस्था है? तो वह है लोगों का विकास। याद रखिएगा, पीपल, डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल। सभ्यता जो है वह किसका विकास चाहती है? वह हमारे लोगों का। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गिब्बन जो है वह किससे संबंधित है? तो गिब्बन जो है हमारा, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर, और याद रखिएगा कि आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में देते चलना है। आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर जो है वो कमेंट में देते चलना है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गिब्बन जो है
वह कहाँ से संबंधित थे, तो वह थे इटली से। याद रखिएगा, इटली से। सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिए। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इन्फिनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इज फ्रॉम। यहाँ पर जो है हमारी इच्छाओं यानी कि आधुनिक सभ्यता जो है उसकी विशेष विशेषता जो है हमारी अनगिनत इच्छाओं की बहुलता है, यहाँ पर यह बोला जा रहा है। और यह लिया गया हमारे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। अगर आपको ना समझ में आए कि कहाँ से लिया गया है, लाइन याद ना रहे, तो आप सिविलाइजेशन या फिर मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार के जब भी वर्ड देखें तो आप समझ लीजिए कि वह जो है कहाँ से लिया गया है, तो वह इंडियन सिविलाइजेशन से। या फिर आपको हिंदुइज्म जैसे वर्ड्स मिले तो द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट इज़ अलाइव टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। यह जो है यह जो वाक्य है कि आखिरकार जो हिंदू धर्म में बोले थे गांधी जी कि आखिर कुछ तो है हिंदू धर्म में ऐसा जिसने इसे अब तक जीवित रखा है। याद रखिएगा। और यह कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। और यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। जो यूरोपियन सभ्यता है वह भारत के लिए क्या है, भारत के लिए क्या है, तो वह एक प्रकार का बर्बादी है। बर्बादी को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रूइन फॉर इंडिया। यहाँ पर रूइन जो है वह भारत के लिए बर्बादी है, एक यूरोपियन सिविलाइजेशन। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। गांधी जी जो थे, गांधी जी का एक ही कहना था, सदा जीवन उच्च विचार। उसी पर उन्होंने सबको बताया था, उसी के सिद्धांतों पर चलने के लिए उन्होंने कहा था कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ, तो भारतीय यानी कि इंडिया। और इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज़, जो भारत का जो यह गौरव है, ग्लोरी है, यह क्या है, तो यह इमूवेबल है, अडिग है, यह अचल है। याद रखिएगा, यह कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। कौन से राजनेता थे, यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो राजनीति के तुलना में आध्यात्मिक अधिक थे, राजनीतिक से ज़्यादा आध्यात्मिक थे, तो वह थे हमारे महात्मा गांधी जी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी। अगला नंबर क्वेश्चन पर देखिए कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड वन अनदर। यानी कि हमारी जो सभ्यता है वह एक दूसरे के प्रति क्या सिखाती है, तो एक दूसरे के प्रति मित्रवत की भावना सिखाती है, यानी कि फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर मोर मी। याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड, यानी कि हमारे जो पूर्वज है वह किस चीज़ को एंजॉय करते हैं, तो वो अपने होम रूल को, अपने घरों को एंजॉय करते हैं, गांव के घरों को। हेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक डैश हैप्पी, यानी कि यहाँ पर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और लग्जरियस यानी कि विलासितापूर्ण जो जीवन है वह खुश नहीं रख सकती है किसको, तो वह मनुष्यों को खुश नहीं रख सकती है, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ नॉट ए फिजिकल कंडीशन। जो हैप्पीनेस जो है, जो खुशी है हमारी, वह फिजिकल कंडीशन नहीं है, वह बल्कि हमारा मेंटली कंडीशन है। याद रखिएगा। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो 1917 में गए थे। याद रखिएगा कब, तो 1917 में गए थे। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर। यूरोप के लोग जो थे वह किससे और रोमन लेखकों से प्रेरित है, तो वह थे यूनान से, यानी कि ग्रीक से। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि द गुजराती इक्विवेलेंट्स फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि गुजराती में हमारी जो सभ्यता है उसका अर्थ क्या है, गुजराती में हमारे सिविलाइजेशन का अर्थ जो है वह क्या है, तो वह है हमारा गुड कंडक्ट। क्या है, तो गुड कंडक्ट यानी कि अच्छा आचरण, बोला जाए तो अच्छा आचरण। सिविलाइजेशन इज द दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, यानी कि जो सभ्यता जो है वह आचरण की पद्धति है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। यह जो लाइन है, यह जो पंक्ति है, यह कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर डैश, हमारे जो पूर्वज है वह एक प्रकार सीमा तय
करे होते हैं। तो किसका सीमा तय किए हुए हैं, तो वह किए हुए हैं इंडिविजुअल्स का, यानी कि भोग विलास का, भोग विलासिता का। डैश हैज टॉच अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर, यानी कि सभ्यता जो है, कौन है जो हमें मित्रवत की भावना, मित्रवत रहना सिखाता है, तो वह हमारी सिविलाइजेशन है, हमारी सभ्यता है। सिविलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ, जो हमारी जो सभ्यता है किसके विकास चाहती है या फिर किसके विकास में सहायक है, तो वह कौन है, यहाँ पर देखिए वह हो जाएगा हमारा सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के बोध, कर्तव्य के मार्ग का। और देखिए व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज वर्शिप ऑफ मटेरियल, इट इज वर्शिप ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा मटेरियल। और इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मीन अटेंड, यहाँ पर जो है, यहाँ पर समझिए क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे जो होते हैं वो फंस जाते हैं कि किसी भी सभ्यता में सभी मनुष्य ने क्या प्राप्त नहीं किया है। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है क्या प्राप्त नहीं किया है, तो परफेक्शन जो है, यहाँ पर परफेक्शन यहाँ पर किसी ने प्राप्त नहीं किया है, याद रखिएगा। इसमें जेलसी और परफेक्शन दोनों में ही बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स इज फ्रॉम, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यह सब देखकर हमारे पूर्वज ने हमें विलासिता और सुखों से दूर रखा। तो किसमें यह कहा गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कहा गया है। आई एम थैंकफुल टू वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम, यह भी कहा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, कौन इन्वेंशन था जो हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुआ, कौन सा आविष्कार था जो हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुआ, तो वह था हमारा अग्नि का आविष्कार, यानी कि फायर का। और अगले नंबर क्वेश्चन में चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, एटिक सभ्यता जो है वह कहाँ की है, तो वह है कहाँ का, याद रखिएगा ग्रीस का, यूनान का। चलिए अगले नंबर चैप्टर यानी कि हम लोग चलते हैं किस में, तो भारत इज माई होम में। किस चैप्टर में अब हम लोग चलने वाले हैं, तो भारत इज माई होम में। देखिए यहाँ पर कुछ जानकारियाँ हम आपको यहाँ पर दे देते हैं भारत इज माई होम के। तो भारत इज माई होम जो है वह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का स्पीच है। यह क्या है, तो एक प्रकार का स्पीच है। और यह किसका दिया हुआ स्पीच है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का। भारत में जो होम है यह डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का दिया हुआ स्पीच है। और यह कब स्पीच दिए थे, तो 1967 में, 1967 में जब वो राष्ट्रपति बने थे, तो राष्ट्रपति के पद के लिए जब वो शपथ ले रहे थे उसी वक्त का यह स्पीच है, याद रखिएगा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वह हमारे बिहार के राज्यपाल यानी कि गवर्नर भी रह चुके हैं। और इनका जो अगर जन्म हमसे पूछा जाए तो वह कब हुआ था, तो 1897 में, 1897 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु अगर पूछा जाए तो 1969 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 1967 में यह बने हुए थे प्रेसिडेंट, और उसके 2 साल बाद ही यह मर गए थे, याद रखिए 2 साल बाद ही इनका निधन हो गया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हैदराबाद में हुआ था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन को सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझते चलेंगे यहाँ पर। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत माई होम इज रिटन बाय, भारत इज माई होम इज रिटन बाय, यानी कि भारत इज माई होम के लेखक कौन है। और भारत इज माई होम का मतलब क्या होता है, तो भारत मेरा घर है। भारत माई होम मतलब भारत मेरा घर है कि लेखक कौन है, तो वह है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है, याद रखिएगा। और ऊपर तो हमने समझ ही लिया है। और चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा वह हुआ था हैदराबाद में। कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, तो 1967 1967 में उन्होंने स्पीच दिया था इस स्पीच को। और चलिए हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, यानी कि
यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1967 में राष्ट्रपति कौन बने हुए थे, बनने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इससे पहले कौन थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी, याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और या अगले नंबर क्वेश्चन पर चलिए कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, इज सेड बाय। यहाँ पर क्या कहते हैं सो समझिए। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि हमारा जो अतीत है वह मरा नहीं है, वह स्थिर भी नहीं है, बल्कि वह जीवित है और गतिशील है, जीवित है और गतिशील है। इट्स सेड बाय यानी कि किसने कहा, तो इससे कहने वाले थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और विच नेशन हैज़ बिन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी कि प्राचीन लोगों का युवा राज्य किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वह भारत को यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, तो भारत एक प्राचीन जो है, प्राचीन सभ्यता है। भारत जो है वह बहुत पहले का देश है, बहुत प्राचीन सभ्यता है। लेकिन वह देश का, हमारा जो देश है वह आज़ाद कब हुआ है, तो 1947 में, 1947 में। इसलिए वह बोलते हैं कि यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी कि नया राज्य है, हमारे युवाओं का राज्य जो है वह नया है। प्राचीन लोगों का युवा राज्य यहाँ पर कहा जाता है किसको, तो भारत को, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज ए डैश, यहाँ पर गवर्नर ऑफ, किस, कहाँ के गवर्नर पद पर वह रह चुके हैं, यानी कि राज्यपाल रह चुके हैं, तो वह बिहार के, याद रखिए कहाँ के, बिहार के। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब से कब तक, कब से कब तक, तो याद रखिएगा 1957 से 1962 तक वह बिहार के गवर्नर थे। बिहार के क्या थे, तो गवर्नर थे। और गवर्नर के बाद देखिए यहाँ पर 1962 से 1967 तक वह क्या थे, तो उपराष्ट्रपति थे। क्या थे, तो उपराष्ट्रपति थे। और उसके बाद वह 1967 में राष्ट्रपति बन गए, 1967 में राष्ट्रपति बन गए। और 1969 में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को देखते चलना है, और इस प्रकार से जो आपका एक्सप्लेनेशन है आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप कहीं पर भी खोज सकते हैं, आपको इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। और देखिए यहाँ पर क्या है, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की जो है रोल मॉडल यानी कि आदर्श कौन थे, तो यह कौन हो जाएगा हमारा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के रोल मॉडल कौन थे, तो वह थे यहाँ पर राधा कृष्णन जी। कौन थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टू द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वह शपथ लेते हैं अपनी निष्ठा का किसके प्रति, तो वह कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वह संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेते हैं, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए प्रमुख जो साधन है वह क्या है, तो वह है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। इससे आप लोग एकदम अच्छी तरह से जान लीजिए कि हमारी शिक्षा है, वह बोलते हैं कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। क्या कहते हैं, तो एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति वह कब बने हुए थे, तो 1967 में, 1967 में, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ग्रेट डैश, यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह किस प्रकार, किस व्यक्तित्व के है, तो वह नेशनलिस्ट है, याद रखिए। लीडर वह बाद में, पॉलिटिशियन बाद में, सबसे पहले वह नेशनलिस्ट है, याद रखिए। वह एक राष्ट्रवादी है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टॉकिंग द ओथ ऑफ द, 1967 में शपथ लेने के बाद उन्हें किस पद के लिए वह शपथ लिए हुए थे, तो प्रेसिडेंट पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमैनिटी,
जब वह अपने कार्यालय में अपने ऑफिस में प्रवेश करते हैं तो किस तरह की भावना लेकर, तो एकदम ही विनम्र भावना और प्रेफुल से कहा जा सकता है, विनम्रता के साथ, प्रेफुल ह्यूमैनिटी के साथ। द पास्ट इज नॉट एन स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, वह जीवित है और गतिशील है। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज फ्रॉम हुज पीस इज दिस क्वेश्चन टेकन फ्रॉम। यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो यह हमारा कहाँ से लिया गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने इसे कहा है और यह लिया गया है भारत माई होम से। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वह प्रेसिडेंट पद के लिए शपथ ले रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एमिनेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एमिनेंट, यहाँ पर एजुकेशनिस्ट हो जाएगा। और द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इनकोवेंटली फास्ट पेस इज फ्रॉम। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होता है, भारत इज माई होम। यह जो लाइन लिया गया है कि हमारी जो परिवार है वह धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और असहज ढंग से वह बढ़ रहा है, यह कहाँ से लिया गया है, तो भारत इज माई होम से। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। याद रखिएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन जो है वह मनुष्य की आवश्यकता, मानवता के लिए अपनी कभी भी आस्था को नहीं खोया था। और द पीपल हैव चूजन टू मेक द हेड ऑफ दिस फैमिली टू ए सर्टेन टाइम, हु से दिस। यहाँ पर कौन कहते हैं कि लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया बनाया है, मुखिया चुना है, जो कि कुछ सर्टेन टाइम के लिए है, तो वह कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी अपने भाषण भारत इज माई होम में। और द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, इज टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। तो चलिए अगले नंबर चैप्टर पर चलते हैं। अगले नंबर चैप्टर को अब हम लोग समझते हैं। अगला नंबर चैप्टर देखिए कौन सा है हमारा, ए पिंच ऑफ स्नफ। कौन सा चैप्टर है, तो ए पिंच ऑफ स्नफ। यह एक शॉर्ट स्टोरी है, याद रखिएगा, यह एक एडवेंचर भरा शॉर्ट स्टोरी है। और ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है, तो वह है मनोहर मालगोनकर जी, जो एक इंडियन है। और ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या होता है, तो एक चुटकी सूंघनी, यानी कि एक चुटकी खैनी भी इसे कहा जाता है। और इसमें मुख्य पात्र है नानू काका, जो कि यहाँ पर जो लेखक है उसके मामा जी है। चलिए अब क्वेश्चनों को समझते चलते हैं और उनके अनुसार देखते चलते हैं। और जब नानू काका आते हैं वह मंत्री से मिलने आते हैं, बेसिकली बोला जाए तो कल्याण मंत्री से मिलने आते हैं और वह मिल भी लेते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर हैज रिटन द लेसन ए पिंच ऑफ स्नफ। अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ ए थर्ड क्लास। यहाँ पर देखिए समझिए क्या होता है कि नानू काका जो है उनके पास थर्ड क्लास का टिकट होता है, लेकिन वह सेकेंड क्लास में वह अपनी यात्रा करते हैं। और वह किस प्रकार करते हैं, तो वह बहुत ही चालाक किस्म के इंसान थे, बहुत ही चालाक, वेरी क्लेवर मैन। यानी कि वह जो थे वह वहाँ का जो टीटी था उसे इतना समझा बुझा दिया था, इस प्रकार से उन्हें कुछ बोले थे कि उन्होंने सेकंड क्लास टिकट उन्हें दे दिया था। और सेकंड क्लास में वह बैठ कर आए हुए थे। और जब वह उतरे वहाँ पर तब टीटी भी उनके साथ उन्हें छोड़ने तक आया था, याद रखिएगा। द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज एंड डैश ऑन प्रोबेशन। ए पिंच ऑफ स्नफ के जो नरेटर है, जो राइटर है, वह किस प्रोबेशन पर थे, तो वह अंडर सेक्रेटरी पद पर थे, अंडर सेक्रेटरी प्रोबेशन पर। फॉर व्हाट पर्पज है नानू काका कम टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली क्यों आए थे, तो आए थे टू सी सम मिनिस्टर, वह मंत्रियों से मिलने आए थे, वह वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने आए थे। और नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास कैरेज। जो नानू काका जी जो थे वह कहाँ पर उतरे थे, किस क्लास के डोरवे पर, तो वह था सेकेंड क्लास। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए
कि द मदर ऑफ नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट डैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सीज द मिनिस्टर। जो नरेटर की माँ जो है, लेखक की जो माँ है, वह पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और उनको विश्वास है कि नानू काका जो है वह मंत्रियों से मिल लेंगे, क्योंकि वह जानती है कि उनका जो भाई है वह कैसा है, वह बहुत ही चालाक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, ऑन द मिनिस्टर वेकेशन। यहाँ पर हमारा यह आंसर हो जाएगा। ना यहाँ पर देखिए क्या होगा, वेन एवर ही वांटेड, जब भी वह चाहेंगे तब वह मिल सकते हैं, यह हमारा आंसर होगा। और मनोहर मैलगोनकर इज एन डैश राइटर, तो मनोहर मैलगोनकर जो है वह कहाँ के लेखक है, तो वह इंडियन लेखक है, याद रखिएगा, वह एक इंडियन लेखक है भारत के। नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपीज, नानू काका जो चेक लिखते हैं वह कितने रुपए का लिखते हैं, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, तो 1000 रुपीज। और द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, यहाँ पर जो सेकेंड इम्पोर्टेंट जो था नानू काका के लिए, नानू काका के मुख्य रूप से वह किससे मिलना चाहते थे, सीधा सीधा बोला जाए तो सेकेंड इम्पोर्टेंट था वेलफेयर मिनिस्टर। और रतिराम वॉज द सन ऑफ, रतिराम जो था वह किसका बेटा था, तो वह था सोहनलाल का, सोहनलाल का बेटा था। डैश इज हर्मरस स्टोरी, जो हास्य पद यानी कि कहानी जो है यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए पिंच ऑफ स्नफ। डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, कौन था जो नरेटर के फैमिली में आया हुआ था, तो वह थे नानू काका। डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, कौन था जो जोधपुरी कोर्ट में मिनिस्टर के पास गया था, तो वहाँ पर कौन गया था, तो नानू काका गए थे, याद रखिए, जोधपुरी कोर्ट में। और देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वॉज सेड बाय, नानू काका जो है उनके पास जरा से भी ऑनेस्टी नाम का कोई चीज़ तो था ही नहीं, सीधा सीधा बात बोला जाए तो। और वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, किसने कहा यह, तो उसे कहने वाले कौन थे, तो देखिए यहाँ पर क्या नानू काका, सोहनलाल, रतिराम, हजरत बरकत अली, इसमें से किसने कहा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग दीजिए कि इसका जो है वह किसने कहा था, यह जो है यह किसने कहा था। तो इसका आंसर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नानू काका। और नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर, तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्का ऑटो डीलर के पास नानू काका गए हुए थे। नानू काका स्टिल वर्ड, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि नानू काका आमतौर पर घुटने तक, यहाँ पर जो नानू काका जो है वह क्या पहने हुए थे इसके बारे में, जो उससे पहले क्या पहनते थे और क्या पहन रहे इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए वह जो थे वह जोधपुरी कोट पहने हुए थे, लेकिन याद रखिएगा वह पहले क्या पहनते थे, वह पहनते थे ब्लैक कलर की, आमतौर पर जो है वह घुटने तक काला कोट पहनते थे। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए जोधपुरी कोट। नानू काका है टाइड ए ह्यूग डैश राउंड द नरेटर्स हेड, यहाँ पर ऑरेंज टर्बन हो जाएगा। नानू काका जो थे वह नरेटर के माथे पर एक ऑरेंज कलर की पगड़ी बांध देते हैं, नारंगी कलर की। द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड द ऑरेंज टर्बन हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर देखिए, नानू काका वाज टू स्टे फॉर, नानू काका कितने दिनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए आए हुए थे, तो 2 और 3 डे, 2 से 3 दिनों के लिए। द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर, तो अपने भाई के लिए वह कहाँ खड़ी थी, नरेटर की बात, डोर स्टेप पर, दरवाजे पर वह खड़ी थी। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। और नानू काका डैश बिफोर द स्पोक, नानू काका स्पोक से पहले वह क्या करते थे, तो वह इनहेल करते थे, वह सूंघते थे स्नफ को। मनोहर मैलगोनकर स्टोरी इज विट एंड एडवेंचर, यह जो कहानी ही है एक प्रकार से विट और एडवेंचर का, याद रखिएगा। और यहाँ पर चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नानू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑन टेलिंग, नानू काका के पास कौन सी यूनिक क्वालिटी था, तो वह बोलने का, तो वह झूठ बोलने का
क्वालिटी था। नानू काका हैंडेड ओवर चेक ऑफ ₹1000 टू ए धोबी। याद रखिए वह धोबी जब वहाँ पर लेकर आया था तो नानू काका वहाँ पर यहाँ पर जो है नानू काका एक चालाकी करते हैं कि वह अपने जो जो उनका जो कपड़ा धोता है, जो धोबी था, जो कपड़ा देते हैं उसके जेब में ₹1000 का वहाँ पर चेक लिख देते हैं और उसे उस कपड़े को दे देते हैं। और जब धोबी उस चेक को लेकर आता है तब वह ₹2 दे देते हैं उस धोबी को। और इससे यह पता चलता है जैसे वह ₹1000 का लिखे हुए थे और वहाँ पर गए हुए थे जहाँ सिक्का आउटर डीलर के पास वहाँ पर गए हुए थे, ताकि सबको लगे कि हाँ यह जो है वह अमीर घर से है, यह बहुत ही धनवान है और उन्हें टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी मिल सके। चलिए यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन देखिए। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ, यानी कि नानू काका जो है वह वहाँ पर झूठ बोलते हैं। याद रखिएगा वेलफेयर मिनिस्टर के पास जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर वह झूठ बोलते हैं और वहाँ पर अपने आप को जो निन्नौर के महाराजा का ज्योतिषी बताते हैं ताकि वेलफेयर मिनिस्टर जो है वह उनसे मिले इसके लिए। तो वह कहाँ का महाराजा बताते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर निन्नौर के। और नानू काका वाज ए वेरी क्लेवर मैन, ए पिंच ऑफ स्नॉफ इज ए शॉर्ट स्टोरी। और चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। पिंच ऑफ स्नॉफ इज इन फैक्ट डिटेल करेक्टर्स स्केच ऑफ, किसके बारे में जो है यह पिंच ऑफ स्नॉफ ज़्यादातर डिटेल में बताता है, किसके करेक्टर के बारे में, तो वह बताता है नानू काका के बारे में। यहाँ पर किसके बारे में बताता है, तो नानू काका के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन में लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारा आंसर होगा नानू काका। याद रखिएगा यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नानू काका। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। मनोहर मालगोनकर वाज डैश ऑन प्रोबेशन, तो वह अंडर सेक्रेटरी पर थे। और हु ट्रेवल विथ नानू काका, तो नानू काका के साथ कौन फ्री में ट्रेवल कर रही थी, यात्रा कर रही थी, तो उनके साथ एक बिल्ली का बच्चा था जो कि वह टोकरी में रखे हुए थे, छोटा सा टोकरी में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर और अगले नंबर चैप्टर को हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं हम अपने चौथे नंबर चैप्टर यानी कि आई हैव ए ड्रीम में। और आई हैव ए ड्रीम जो है वह एक प्रकार का स्पीच है, याद रखिएगा। और स्पीच है जिसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा इसके लेखक जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, इसमें उन्होंने भाषण दिया था 28 अगस्त 1963 को। 28 अगस्त 1963 को उन्होंने भाषण दिया था, वही का यह एक अंश है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर जब उन्होंने भाषण दिया था तो उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया था, नस्लीय भेदभाव के बारे में उन्होंने बताया था, जो कि किस पर किया जाता था। तो याद रखिएगा जो अमेरिका के जो लोग थे, जो ब्लैक पीपल थे, जिसे वहाँ पर क्या कहा जाता है, वहाँ पर जो ब्लैक पीपल रहते थे उसे वहाँ पर क्या कहा जाता है, अगर यह पूछा जाए तो वह हमारा क्या हो जाएगा, निग्रोज हो जाएगा। निग्रोज के बारे में वह बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय। जो आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है, यानी कि मेरे पास जो एक सपना है वह जो चैप्टर है, इसे किसने डिलीवर किया है, तो इसे लिखने वाले हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। याद रखिएगा इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है शांति के लिए। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर जो है वह एक प्रकार से क्या है, तो वह सिविल राइट एक्टिविस्ट है, नागरिक अधिकार का कार्यकर्ता नहीं होता है वही। और चलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी। यहाँ पर देखिए उन्होंने स्पीच दिया था और कहाँ पर दिया था, तो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी हॉल में। वाशिंगटन डीसी हॉल में उन्होंने दिया था। और कब दिया था, यहाँ पर देखिए तो वह दिए थे 28 अगस्त 1963 को। 28 अगस्त 1963 को इन्होंने भाषण दिया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। और हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अमेरिकी जो इतिहास है कि सबसे महान वक्ता जो है कौन थे, किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी को। और आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, आई हैव ए ड्रीम को लिखने वाले कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह किस चैप्टर को, किस पार्ट को लिखे हैं, तो आई हैव ए ड्रीम को।
हु रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, इसका मतलब समझिए। यहाँ जो न्याय देने वाली जो बैंक होती है वह एक प्रकार से दिवालिया हो गई है। क्या हो गया है? तो बैंकरप्ट हो गया है। वह किसके लिए? तो यहाँ पर निग्रोज के लिए। याद रखिए, निग्रोज समाज के व्यक्तियों के लिए उन्होंने कहा है कि जो न्याय देने वाले व्यक्ति होते हैं, जो न्याय देने वाले बैंक होते हैं, वह एक तरफ से क्या हो गया है? तो दिवालिया हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द निग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फैथ। मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर जो थे वह चाहते थे कि हम लोग काम करें और वो भी शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक जो है शांतिपूर्वक हम लोग काम करें, फेथफुली काम करें। देखिए एडवोकेट नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यहाँ पर क्या है कि नॉन वायलेंट स्ट्रगल के बारे में बताया जा रहा है कि अहिंसक जो है, अहिंसक संघर्ष जो है, अहिंसक संघर्ष जो है, स्ट्रगल जो है वह कौन करता था? तो वह था मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। वह अहिंसा को अपने हथियार बनाए थे गांधी जी की तरह, इसीलिए इन्हें ब्लैक गांधी भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स विथ वाइट अमेरिकन, वह गोरे लोगों से भी अमेरिका के प्यार करते थे। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, तो मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर जो है वह किस भेदभाव को नापसंद करते थे? तो वह नस्लीय भेदभाव यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को नहीं चाहते थे। द बैंक ऑफ जस्टिस, जो वहाँ का जो बैंक है वह क्या हो गया है? तो एक प्रकार से बैंकरप्ट हो गया है, यानी कि दिवालिया हो गया है। डैश हैज गिवन द निग्रोज पीपल ए बैड चेक विच कम बैक मार्क्ड सफिशिएंट फंड। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि किसने वहाँ जो निग्रो के लोग हैं एक ऐसा चेक दे दिया जहाँ पर उसमें कुछ था ही नहीं। तो वह कहाँ के? तो अमेरिकन ने। याद रखिएगा कहाँ के? तो अमेरिका के। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फैथ, वह शांतिपूर्वक कोई भी काम करते थे, नॉन वायलेंस स्ट्रगल वो करते थे। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रोज, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक घोषणा पत्र था जो कि निग्रोज को क्या देने की बात करता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि 1863 की यह बात था। 1863 में राष्ट्रपति वहाँ के कौन थे? तो वह थे अब्राहम लिंकन जी। अब्राहम लिंकन जी जो थे वह एक घोषणा पत्र देते हैं कि यह जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन था वह गुलाम जो निग्रोज थे उनके लिए मुक्ति दी जाए। लेकिन वहाँ पर था किसके लिए? तो मुक्ति देने के लिए वह इस इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को पारित किया गया था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। यह किसके लिए किया गया था? तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि मुक्ति के लिए लोगों के। और डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, यहाँ पर क्या है कि कौन सा राज्य जो है अन्याय और उत्पीड़न की गर्मी से तप रहा है? तो वह था, क्या हो जाएगा हमारा? मिसिसिपी। क्या हो जाएगा? तो मिसिसिपी। और 100 ईयर लेटर द निग्रोज इज स्टिल इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 100 ईयर यानी कि 100 साल बाद भी निग्रो जो है अभी भी अमेरिकी समाज के कोनों में कैसे है और वह क्या कर रही है? तो वहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो लैंग्वेजिंग हो जाएगा। अभी भी वह कष्ट झेल रही है, सभी के तानों को सह रही है। यहाँ पर भी उसी इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के बाद की बात कहा जा रहा है कि 1 साल बाद भी यहाँ पर हमें फ्रीडम नहीं मिला है। आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ है। आई हैव ए ड्रीम जो है वह एक प्रकार का क्या है? तो वह एक प्रकार का भाषण है। वह एक प्रकार का भाषण है जो कि 1963 में वाशिंगटन डीसी में दिया गया था। माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाय द डैश ऑफ देयर स्किन, यानी कि कहा जा रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो है वह कहते हैं कि मेरे बच्चों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर कभी भी किसी से जज नहीं किया जाएगा, उसके चरित्र को आंका नहीं जाएगा, यानी कि कलर्स ऑफ स्किन। और देखिए मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964। तो 1964 में याद रखिएगा 1964 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, वो भी फैथ के लिए, शांति के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और वहाँ के अमेरिका के वह उस वक्त के सबसे, अमेरिका के वह जो थे वह सबसे वहाँ पर यंगेस्ट पर्सन थे
35 वर्ष की उम्र में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन, तो उन्हें 1964 में मिला था नोबेल प्राइज। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रन, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 4 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? तो 4 बच्चे थे। और देखिए एंड एज वी वॉक वी मेक प्लेज डेट वी शैल, यानी कि और जैसे ही हम चलते हैं हम यह प्रण करते हैं कि हम हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, यानी कि ऑलवेज मार्च अहेड, ऑलवेज मार्च अहेड। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह यूएसए के रहने वाले हैं, यानी कि अमेरिका के रहने वाले हैं। द कंडीशन ऑफ द डैश अपेलिंग, तो निग्रो का जो कंडीशन है वो अपेलिंग है, याद रखिएगा। किसका? तो निग्रोज का। और डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जो अन्याय के उत्पीड़न से, यानी कि अन्याय की गर्मी में तप रहा है, तो वह हमारा हो जाएगा मिसिसिपी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाजेड क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है एक प्रकार के वह निग्रो है, काले लोग हैं वहाँ के। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नॉट वैल्यू इन वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए कि मार्टिन लूथर किंग के अनुसार जो है लेट अस वैल्यू इन वैल्यू ऑफ जो है यह आइए हम किसकी घाटे में न डूबे, यह जो है यह क्या है एक प्रकार से, तो यह हमारा जो है डिसअपियर, निराशा की आशा है। और द स्टेट ऑफ ए स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू एन ओकेजन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, इसे हमने देख चुका है। हमारा मिसिसिपी हो जाए है जो अन्याय की अग्नि में जल रहा है। चलिए अगले नंबर चैप्टर पर चलते हैं। अगले नंबर चैप्टर को भी हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। तो अगले नंबर चैप्टर का नाम क्या है? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। क्या है? तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। जिसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसके लेखक जो है वह बर्ट्रैंड रसल जी है। याद रखिएगा कि इसके जो लेखक है वह कौन है? तो वह हो जाएगा बर्ट्रैंड रसल जी। और बर्ट्रैंड रसल जी जो है इनका जन्म अगर पूछा जाए तो 1872 में हुआ था। 1872 में 1970 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और यह जो थे यह बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और यह याद रखिएगा हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन भी रह चुके हैं, फिलोसफर भी रह चुके हैं, ये भी याद रखिए। इन्हें 1950 में नोबेल प्राइज भी इन्हें मिला है। इन्हें 1950 में नोबेल प्राइज भी मिला है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के अनुसार हम लोग एक्सप्लेनेशन करते चलते हैं ताकि क्वेश्चन भी आपका क्लियर होते चले। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, यानी कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को लिखने वाले कौन है? तो वह हमारा हो जाएगा कौन? बर्ट्रैंड रसल जी। बर्ट्रैंड रसल जी जो कि याद रखिए यह एक प्रकार का एस्से है, ये भी एक प्रकार का एस्से है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू, बर्ट्रैंड रसल जो है वह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यह कहाँ के थे? ब्रिटेन से थे। याद रखिए कहाँ से थे? तो यह ब्रिटेन से थे। और बर्ट्रैंड रसल हैज रिटेन द लेसन। बर्ट्रैंड रसल किस चैप्टर को लिखा है? तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। बर्ट्रैंड रसल वाज फिलोसफर एंड, वह बर्ट्रैंड रसल फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। याद रखिएगा फिलोसफर, मैथमेटिशियन और हिस्टोरियन तीनों ही थे, इसलिए हमारा ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। गोट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1915। लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज 1950 में किसे मिला था? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, तो यह हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए मिला था बर्ट्रैंड रसल जी को 1950 में। और बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, यानी कि किस साल मिला था? तो 1950 में। और ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉज डैश प्रॉब्लम, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि तकनीकी परिवर्तन जो है वह सामाजिक समस्या, किस प्रकार के कार्यों को समस्या करता है? तो वह सोशल प्रॉब्लम यानी कि सामाजिक समस्या को। बर्ट्रैंड रसल क्या है? तो वह मैथमेटिशियन है। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल डैश डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर,
तो सर्दियों के समय में जो बर्ड्स थे वह बहुत सारे बर्ड्स जो है वह मर गए थे। याद रखिए बहुत सारी संख्या में बर्ड्स मर गए थे। द टाइमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड लाइफ प्लेजेंट। तो यहाँ पर देखिए कि जो मानव है उस जो यहाँ पर एनिमल को क्या करना जो है, एनिमल को पालतू बनाना जो है वह मनुष्य के लिए बहुत अच्छा रहा, यानी कि डोमेस्टिक करना। याद रखिएगा। और द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द मैनकाइंड वे नॉलेज एंड टेक्निक एंड मोरल एंड इन्वेंशन। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मोरल एंड इन्वेंशन, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए मानवता की सहायता करने वाले विचार यहाँ पर किया है, इसलिए हमारा यह जो सही हो जाएगा। और इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेकर टेकन, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है यह समझिए कि रसल जो है, बर्टन रसल, वो कहते हैं कि चीन के अंतिम जो कदम कभी नहीं उठाया गया, यह संभवतः चीनी सभ्यता के विकास के संदर्भ में कहा गया होगा, इसे उसने कहा था। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, क्या यहाँ इंडिया होगा, जर्मनी होगा, चाइना होगा या फिर फ्रांस यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर देखिए हमारा हो जाएगा चाइना, ऑप्शन नंबर सी। डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। वहाँ पर जो थे, वहाँ पर जो पहले के लोग जैसे थे वहाँ पर बलि दी जाती थी, उसी प्रकार का वहाँ पर थे। तो मोलोच जो थे, मोलोच जाति के लोग, वहाँ पर कुछ बलि दी जाती थी, उसे छोड़िए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिशियन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ। कब मनुष्य जो है, यानी कि जानवरों को पालतू बनाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा आविष्कार रहा है, तो वह रहा है एग्रीकल्चर का, किसानी का। बर्टन रसल वाज ए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए बर्टन रसल जो है वह क्या है, तो एक प्रकार के वह फिलोसफर है, हिस्टोरियन भी दिया हुआ रहता है, तो हिस्टोरियन भी है, मैथमेटिशियन भी है। चलिए द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट द डोमेस्टिशियन ऑफ एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल को यानी कि पालतू जानवर बनाने से भी महत्वपूर्ण कौन था, कौन इन्वेंशन था, तो वह एग्रीकल्चर का था। याद रखिए वह किसानी का था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन यानी कि द आर्टिस्ट पर, यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से हमारा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर साल बनते हैं। याद रखिएगा यह जो चैप्टर है इससे हमारा हर साल बनता है। तो देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं। द आर्टिस्ट को लिखने वाले हैं सिगा नोया, और यह एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है, यह एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। और देखिए इसमें एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया जाता है जिसका नाम था सेबे। सेबे के बारे में बताया जाता है। सेबे जो था वह गॉड्स में बहुत ही इंटरेस्टेड था। गॉड्स यानी कि उसे हिंदी में लौकी कहते हैं, लौकियों में बहुत ही इंटरेस्टेड था और उसमें बहुत सारा कलाकारी जो है वह अपना करता था। लौकियों को काट कर उसमें जो चाय होता है उसके चाय पत्ती को डाल कर वह बहुत कुछ उसे बनाता था, उस पर अपना अपना कलाकारी पेंटिंग वेंटिंग करता था। और जो सेबे था वह याद रखिएगा वह एक जापानीज लड़का था जो कि 12 साल का था और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, जापान के प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। और उसका जो घर था वह हार्बर टाउन में था, हार्बर टाउन में था, बंदरगाह वाले इलाके में था। तो चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। और क्वेश्चन को देखिए हमारा, शिगा नोया हैज़ रिटेन द स्टोरी। शिगा नोया ने किस चैप्टर को लिखा है, किस स्टोरी को लिखा है, तो उन्होंने लिखा है द आर्टिस्ट चैप्टर को। और सेबे वाज ए 12 ईयर ओल्ड डैश बॉय, तो वह जैपनीज बॉय है, 12 साल का जैपनीज लड़का। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सेबे फादर वर्कड एट, तो सेबे के जो पिताजी थे वह कारपेंटर शॉप पर काम करते थे। किस शॉप पर, तो बढ़ई की दुकान में वह काम करते थे। डैश वाज सेलिंग ड्राइड प्रीमियंस एंड ऑरेंज, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो ओल्ड वुमन थी, यहाँ पर एक बूढ़ी जो औरत थी वह क्या बेच रही थी, वह ऑरेंज जो बेच रही थी, और उसी के साथ साथ जो वह गॉड बेच रही थी उसके बारे में बताया जा रहा है। तो वह कौन थी, तो वह एन ओल्ड
वुमन था एंड ओल्ड वुमन, और द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबे फॉर। जो पोर्टर जो था, या देखिए यहाँ पर कहानी क्या होता है कि सेबे जो था एक बूढ़ी औरत से एक गॉड्स को खरीदता है, यानी कि लौकी को खरीदता है, जो कि 5 इंच लंबा था। 10 सेंट में वो खरीदता है। 10 सेंट एक जापानीज करेंसी होता है। और वह जो इतना उसमें इंटरेस्टेड था कि वह उसे स्कूल में लेकर चला जाता है, और स्कूल में ही उसे पॉलिश कर रहा होता है। तो वहीं पर वह इथिक्स के टीचर जो होते हैं उसे पॉलिश करते हुए देख लेते हैं, और उसे पनिशमेंट देने के लिए वो उसके घर चले आते हैं, और उनकी माँ जो थी उसको सब चीज़ बताते हैं कि आपका जो बेटा है वह स्कूल में ऐसे ऐसे कर रहा है। और उसकी माँ जो है वह उसके पिता को कह देते हैं जब वो कारपेंटर शॉप से घर पर आते हैं। और इतना सुनते ही उसके जो पिताजी थे वह पूरे जितने भी गॉड्स थे सभी को वह तोड़ फोड़ देते हैं। और सभी को तोड़ फोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर फिर जो सेबे को वह मारते हैं, और फिर गॉड्स के बारे में, गॉड्स के लिए वह किसी भी चीज़ को करने नहीं देते हैं। और वह जो टीचर छिना हुआ था, जो टीचर जो सेबे को पॉलिश करते हुए गॉड्स को देखा था, और टीचर उससे उस गॉड्स को छीन कर वह पोर्टर को दे देता है। और पोर्टर सोचता है कि चलो इसे क्या किया जाए, इसे बेच देते हैं दुकान में। अब जब यह पोर्टर जाता है दुकान में तो यह 50 येन में उसे बेच देता है। याद रखिएगा 50 येन में। वह कितना में खरीदा था, तो 10 सेंट में खरीदा था, 10 सेंट, और वह 50 येन में बेच दिया था। याद रखें, बहुत ही वह कीमती हो गया था। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी। और वहाँ से भी यहाँ पर 600 येन में जब पोर्टर जिस दुकान से बेचता है, दुकानदार से 600 येन में वो बेच देता है। चलिए आगे देखते हैं उसे भी। डैश इज ए शॉर्ट स्टोरी। कौन है जो शॉर्ट स्टोरी है, तो द आर्टिस्ट जो है वह एक प्रकार का लघु कथा है। सेबे हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर। तो जो सेबे जो था वह गॉड्स को कलेक्ट करता है, वह टीचर को वह कैसा लगता है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या उसे वह जो टीचर थे वह कैसे थे, या खुश थे या फिर क्या थे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डिस्प्लेस्ड, यानी कि अप्रसन्न थे, वो खुश नहीं थे। सेबे पेरेंट्स नीडेड ही ऑफ्टन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि सेबे के माता पिता जानते थे कि वह अक्सर जाकर के अपने लिए वह क्या खरीदता है, तो वह गॉड्स खरीदता है। याद रखिएगा, लौकी खरीदता है। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश येन। तो देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से होता है, जो पोर्टर जो बेच देता है वह क्यूरियो डीलर को यहाँ पर बेच देता है। और क्यूरियो डीलर जो है वह एक वेल्दी इंसान यानी कि अमीर इंसान को बेचता है। कितने में, तो 600 येन में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। तो सेबे वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, तो गॉड्स, सेबे जो था वो गॉड्स में इंटरेस्टेड था। सेबे वुड एग्जामिन द डैश एज सून एज ही गोट अप। यानी कि यहाँ पर क्या है, किस चीज़ को वह हमेशा एग्जामिन करता था, ध्यान से देखता था, तो वह गॉड्स को। द टाइप ऑफ गॉड द अपील टू सेबे, तो वह इवन एंड सिमेट्रिकल, वह इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स को वह पसंद करता था, जो लंबा हो और गोल तरीका से हो, सिमेट्रिकल हो, उस प्रकार के। और वन डे सेबे फाउंड ए पेकुलर गॉड एट शॉप विच कॉस्टेड हिम, तो 10 सेंट। मैंने जो आपको बताया था कि 10 सेंट में, 10 सेंट नहीं, यहाँ पर 10 सेंट या फिर 5 सेंट में वह लेता है उस लेडी से। रुक जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ कि वह कितने सेंट में वह लेता है, कितने सेंट में लेता है। तो हाँ, वह 10 सेंट में ही लिया हुआ होता है। और देखिए, फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स इज फ्रॉम डैश। यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है, और जब भी आपको गॉड्स के बारे में बोले यहाँ पर सीधा सीधा आप लगा दिएगा द आर्टिस्ट में, क्योंकि गॉड्स की जो चर्चा है वह द आर्टिस्ट के अलावा किसी भी चैप्टर में नहीं है आपके। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबे कॉन्फिस्केंट गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्कड इन ए स्कूल इज टेकन फ्रॉम, ये भी लिया गया हमारे द आर्टिस्ट से। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर से वह बेच देता है 600 येन में, 600 येन में। व्हाट डिड सेबे अप्लाई टू गेट रिड ऑफ अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। यानी कि जो है, जो सेबे जो था वह
गॉड जो थे, लौकिया जो थी उसे ना महके उसके लिए उसमें क्या करता था, तो उसमें जो है वह टी लीव्स को वह डालता था, यानी कि जो चाय पत्ती जो होती है उससे उसको उसमें डालता था ताकि वह महके नहीं। सेबे वाज ए डैश जापानीज बॉय, तो वह 12 ईयर जैपनीज बॉय था, 12 ईयर ओल्ड, और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। सेबे हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ, सेबे का हॉबी जो था वह क्या था, तो गॉड्स को कलेक्ट करना। सेबे वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स। शिगानोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो वह एक जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे शिगानोया। वन डे सेबे वाज कॉच रेड हैंडेड बाय हिज टीचर, एक कौन से टीचर जो थे वह रंगे हाथे रंगो हाथे जो है पकड़ लेते हैं सेबे को, तो वह इथिक्स टीचर था, याद रखिएगा। सेबे अबाउट ए डैश इंच गॉड फॉर एन ओल्ड मैन, तो वह 5 इंच लंबा था, वह जो गॉड्स था जो ओल्ड जो बूढ़ी औरत से सेबे खरीदता है। द टीचर बिकेम वेरी वेरी डैश विथ सेबे फॉर निग्लेक्टिंग हिज स्टडीड, यानी कि यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो इसे देखिए, जो वहाँ वहाँ के जो अध्यापक थे यानी कि टीचर था, वह पढ़ाई की अपेक्षा करने पर सेबे से बहुत क्या होता था, तो वह गुस्सा हो गया था जब वो लौकी को पॉलिश करते हुए देखा था। तो सेबे रीड डैश स्कूल, तो वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। सेबे गोट गॉड फॉर फीव, तो वह कितने रुपए में खरीदता था, तो सेंट में, कुछ सेंट में या फिर येन में वह खरीदता था, क्योंकि वहाँ करेंसी हुई थी। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यंग होगा, चिल्ड्रेन होगा, ओल्ड होगा या फिर एडल्ट, यानी कि हमें किसमें प्राकृतिक जो प्रतिभा की प्रशंसा जो है वह करनी चाहिए। यहाँ पर सीधा सीधा बोला जाए तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा चिल्ड्रेन, क्योंकि बच्चा कुछ कर रहा है जिसमें इंटरेस्टेड है उसे करने देना चाहिए, लेकिन अगर वह बुरा है तो उसका बात अलग है। लेकिन जो सेबे करता था वह कोई बुरा काम नहीं था, और जो करता था उससे वह बहुत आगे जा सकता था, क्योंकि आपको मालूम होगा वो वेल्दी मैन से 600 येन में, और वो खरीदा होता है सिर्फ 10 येन में, याद रखिए, और वह बन जाता है 600 येन का। तो सोच लीजिए वह कितना का प्रॉफिटेबल था, लेकिन उसके पूरे चीज़ को बर्बाद कर दिया जाता है। और चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा अगला नंबर चैप्टर है चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है यह, इसके लेखक कौन है, तो जर्मन ग्रीड जी, याद रखिए जर्मन ग्रीड जी। और ये भी एक प्रकार का क्या है, तो एसे है, यह भी एक प्रकार का एसे है। और जर्मन ग्रीड जी जो है यह जो है प्रेगनेंसी के वक्त होने वाले जो कई चीज़ें होती है उसके बारे में यह बताते हैं, कि कई जो सेरेमनी होती है बांग्लादेश के लोगों के बारे में यहाँ पर बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ 6 दिनों पर छठियार होता है, उसी प्रकार वहाँ पर 7 दिनों पर होता है, याद रखिए 7 दिनों पर जो वहाँ पर सिलेटी वुमन जो होता है वहाँ पर वह होता है। और वहाँ के बारे में एक बताया गया है कि वहाँ पर एक रूप तोखा होता है, जैसे यहाँ पर हमें परियों की कहानी सुनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार वहाँ पर एक रूप तोखा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो परियों की कहानी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को अब समझते चलते हैं सभी को। जर्मन ग्रीड हैज रिटेन द लेसन, जर्मन ग्रीड जी ने किस चैप्टर को लिखा है, तो हमारा हो जाएगा क्या, ए चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर को, चाइल्ड इज बॉर्न को। और ए वुमन हैज़ टू एब्जॉर्व वेरियस टैम्बू रिचुअल एंड कस्टम्स, यानी कि जो गर्भवती महिला होती है उसे कई प्रकार के रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करना पड़ता है। कब, तो वह प्रेगनेंसी के वक्त, प्रेग्नेंट जब वह होती है। जर्मन ग्रीड इज एन डैश राइटर, तो जर्मन ग्रीड जी जो है वह कहाँ का राइटर है, तो वह ऑस्ट्रेलियन राइटर है, और वह बांग्लादेश के बारे में वह बता रहे होते हैं। जर्मन ग्रीड इज ए फेमस डैश राइटर, तो वह एक फेमिनिस्ट राइटर थी, यानी कि स्त्रीत्ववादी जो होती है स्त्री के बारे में लिखने वाली वह है। और देखिए यहाँ पर वोमेन विशिस्ट हर मदर हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ ऑफ हर प्रेगनेंसी, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कौन सी महिला अपनी गर्भावस्था में अंतिम महीनों के कहाँ चली जाती है, तो वह माँ के घर जाती है। तो वह कौन सी महिला, तो वह सिलहेटी वुमन जो होती है वह, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, इन द डैश
द हस्बैंड एंड वाइफ डू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, यानी कि कहाँ के पति पत्नी अधिक स्वतंत्रता और व्यक्तित्व का आनंद लेते हैं, तो वह पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न लोग जो होते हैं। और देखिए डैश वुमन विजिट हर मदर हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कहाँ के जो व्यक्ति है कहाँ के, वह अपने प्रेगनेंसी के वक्त यानी कि गर्भावस्था के दौरान वह अपनी माँ के घर चली जाती है, तो वह होता है, वह हो जाएगा हमारा एन इंडियन या फिर जहाँ पर बांग्लादेश के बारे में अभी लिखा हो तो वह भी हमारा सही होगा। देखिए इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक आफ्टर बाय द होल फैमिली। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कहाँ जो है वह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल जो है वह पूरा परिवार करता है, पूरा परिवार। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बांग्लादेश ही सही होगा, क्योंकि जो लेखक जो है जर्मन अंग्रेजी वह बांग्लादेश के लोगों के बारे में वह बता रही थी, इसीलिए यहाँ पर हम लोग बांग्लादेशी लगाएंगे। सिलेटिव वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ 7th डे। याद रखिए बांग्लादेश में जैसे हमारे 6th डे पर छठियार होता है, वहाँ पर 7th डे पर यहाँ पर वहाँ पर सेरेमनी रखा जाता है जिसमें बच्चे और उसकी माँ को कपड़े दिए जाते हैं। ए वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल ड्यूरिंग pregnancy. When a baby is born, it is occasion of joy for, यहाँ पर पूरा फैमिली जो है वह पूरा फैमिली उस वक्त खुश रहता है और पूरे फैमिली जो है अपने आप में एक प्रकार का उस अवसर पर खुशियाँ मनाते हैं। इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी ए वोमैन इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट वेस्ट रिगार्ड इट इज। तो देखिए यहाँ पर जो क्या है ट्रेडिशनल सोसाइटी, जहाँ पारंपरिक समाज जो होता है, पारंपरिक समाज में महिला को उसकी पहली संतान की माँ के रूप में जाना जाता है। याद रखिए जो भी उसकी बच्चे का नाम होगा उसी बच्चे का नाम लेकर उसकी माँ को बोला जाता है। तो यह एक प्रकार का क्या हो गया, यह जो है यह एक प्रकार का हम उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। तो देखिए उसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उसके लिए क्या हो जाएगा आउटजियरस, यानी कि अपमानजनक जो है यह हो जाता है। और वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ पर क्या दिया गया है यह देखिए कि कहाँ के जो महिलाएं थे वह इस प्रकार के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में थे, तो वो स्टूडेनिश वुमेन थे, याद रखिएगा। और द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर यानी कि पारंपरिक समाजों में जो चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चों का जो जन्म होता है वह किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर क्या है अनेक तरीके से यहाँ पर है लिखा गया, अनेक और विधिवता पूर्ण, यानी कि मैनी एंड वेरिड। और द सेंटेंस इन मैनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो बर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विथ मदर इन लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है ए चाइल्ड इज बॉर्न से। और द वॉइस ऑफ ए फ्यू वुमेन रेस इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो कुछ महिलाओं जो है उनको चेतावनी जो है वह दी जाती है, वह किस चीज़ के लिए, तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, इसके आंसर से हम लोग इसे समझ सकते हैं। इसके यहाँ पर जो आंसर है इसका उसी से हम लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है यानी कि ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन, यानी कि जो है हमारी जो मशीन की गुंजन जो है इससे जितने भी काम होते हैं उस वक्त महिलाओं को जो है वह काम करने के लिए बंद कर दिया जाता है कि वह अब कोई भी काम जो है वह नहीं करेगी। इस प्रकार से ए चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम, ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह एक संग्रह है, एक प्रकार का बुक है जो लिया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी से। ए डैश इज टोल्ड बाय एन आंट, यानी कि जो वहाँ के जो जैसे हमारे यहाँ दादिया जो है वह परियों की कहानी सुनाती है, वही उसी प्रकार का वहाँ पर एक प्रकार का होता है रूप तोखा जिसे हम लोग परियों की कहानी कहते हैं।
तो वहाँ पर वही सुनाई जाती है, क्या सुनाई जाता है, रूप तो खान। चलिए और चलते हैं अगले नंबर चैप्टर पर, और अगले नंबर चैप्टर को भी हम लोग बहुत अच्छी तरह, तो चलिए अगले नंबर चैप्टर यानी कि 8वां नंबर चैप्टर है हमारा हाउ फ्री द प्रेस। हाउ फ्री द प्रेस के लेखक कौन है, तो वह है ड्रोथी एल शेयर जी। कौन है, ड्रोथी एल शेयर जी। और यह देखिए यहाँ पर यह जो है ड्रोथी एल शेयर जी जो है यहाँ पर वह प्रेस के बारे में बताते हैं। प्रेस के बारे में बताते हैं कि प्रेस जो है वह कहाँ स्वतंत्र है और कहाँ पर स्वतंत्र नहीं है। तो चलिए सभी इस चैप्टर को अच्छी तरह देखते हैं। तो हाउ फ्री द प्रेस के रिटर्न किसने लिखा है, तो ड्रोथी एल शेयर जी हो जाएगा इसका लेखक। और ड्रोथी एल शेयर्स हैज रिटेन द लेसन, ये भी हमारा हो जाएगा हाउ फ्री द प्रेस। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए न्यूज़पेपर। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समाचार जो पत्र आता है, न्यूज़पेपर जो होता है, उसका मुख्य स्रोत कहाँ है, कहाँ से उसको पैसा मिलता है, तो वो मिलते हैं एडवर्टीजमेंट से, यानी कि प्रचारों से उन्हें पैसा मिलता है, विज्ञापनों से। और इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन, तो प्रिंटिंग प्रेस जो है वह 1476 में जो है यह शुरुआत हुआ था। 1476 में इसका आविष्कार हुआ था। और किसने किया था, तो विलियम कैक्सटन ने, याद रखिएगा विलियम कैक्सटन ने। ड्रोथी एल शेयर्स published an authentic words translation of ड्रोथी एल शेयर जी जो है वह प्रमाणिक जो अनुवाद है वह क्या है, तो हमारा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इन्फेर्नो, द भागवत गीता, क्लाउड और विटनेस और अननेचुरल डेथ। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन है, किसे उन्होंने अनुवाद किया है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इन्फेर्नो, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। और देखिए ड्रोथी एल शेयर्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन। यहाँ पर पूछ रहा है कि कब वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे स्नातक परीक्षा से, तो वह 1915 में, याद रखिएगा कब, तो वह हुए थे 1915 में, 1915, ऑप्शन नंबर डी। चलिए और देखिए द डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ पीपल। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन है जो स्टेट का भगवान नहीं है बल्कि वह उसका नौकर है, यानी कि उसका सेवक है, यह पूछा जा रहा है। तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो वह हमारा हो जाएगा स्टेट। और द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कहाँ के जो है प्रेस जो है वह हमेशा स्वतंत्र है, विशेष रूप से स्वतंत्र है। तो वह जो है जहाँ के वो है वहीं के बारे में वो बात करते हैं, ब्रिटिश के बारे में। और देखिए द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज, तो सेकेंड चीफ सोर्स क्या होता है, तो द वेल्थ ऑफ ऑनर, यानी कि ऑनर का पैसा। और दूसरा होता है एडवर्टाइजर का पैसा। ही डैश कैन मेक ए ब्रेक एंड रेपुटेशन, यानी कि कौन है जो किसी के रेपुटेशन को ब्रेक कर सकता है या फिर बना सकता है, तो वह कौन है, तो वह होते हैं प्रेस, यानी कि जो पत्रकार होते हैं वो। और पत्रकारों से जो होते हैं जितने भी नेता है वो बहुत डरते हैं, याद रखें। ड्रोथी एल शेयर सेड एट प्रेस इज ड्रोथी एल शेयर जी जो है वो बोलते हैं कि प्रेस क्या है, प्रेस जो फ्री है वह किस प्रकार से फ्री है, क्या हमेशा फ्री है, एवरीवेयर, समवेयर, नॉवेयर, या फिर एट मोस्ट प्लेस, या फिर कहीं कहीं फ्री है, यह पूछा जा रहा है, कहीं कहीं स्वतंत्र है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, देखिए इसका आंसर जो है वह क्या होगा, आपको इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए हमारा ऑप्शन को हमने पढ़ लिया है। और देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा समवेयर होगा या फिर एवरीवेयर। तो कुछ जगह जो है वहाँ पर प्रेस जो है वह फ्री है, याद रखिए कुछ जगह जो है वहाँ पर प्रेस जो है वह फ्री है, लेकिन सभी जगहों पर नहीं है। इसलिए हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा समवेयर। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, हमारा समवेयर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, देखिए। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर, द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप बाय, प्रिंटिंग प्रेस जो है प्रिंटिंग प्रेस
उसको सेट अप यानी कि किसने स्टार्ट किया था, तो इसी कैक्सटन के बारे में यानी कि विलियम कैक्सटन के बारे में बताया जा रहा है। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय डैश फैक्टर। तो यहाँ पर 2 चीफ फैक्टर है जो कंट्रोल करते हैं पूरे एडिटोरियल पॉलिसी को। जो फर्स्ट होता है एडवर्टाइजर और सेकंड जो होता है वह होता है ऑनर। और व्हेन वी स्पीक द फ्रीडम ऑफ प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम। फ्रीडम जो है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह किस प्रकार से है, यह हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है। यूजुअली मीन यानी कि हमेशा वह किस प्रकार से देखा जाता है, इस पर यह हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रॉड, लीगल, टेक्निकल या फिर सोशल। यहाँ पर देखिए आपको सोचकर एक बार इसका आंसर देना है। इसका जो है आपको सोचकर आंसर देना है। यह हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा प्रॉब्लम, तो फ्रीडम टेक्निकल हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज इन प्रेस ऑन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन। तो वहाँ पर जैसे ब्रिटेन में सेंसरशिप कब जारी किया जाता था, तो वह ड्यूरिंग इमरजेंसी यानी कि इमरजेंसी के समय पर। एवरी डैश लिव्स इन परपेचुअल प्रेशियस बैलेंस। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा न्यूज़पेपर फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम दैट इज रिस्टोर। यहाँ पर हमारा आंसर देखिए क्या हो जाएगा कि फुल फ्रीडम। यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, फुल फ्रीडम। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय। तो यहाँ पर 2 चीफ फैक्टर जो है वो कंट्रोल करते हैं। सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय पर सेंसरशिप लगाया जाता है। डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटेगोनाइज द प्रेस। पॉलिटिशियन जो है वो हमेशा डरते हैं किससे, तो प्रेस से। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू इंटरेस्टेड ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजर। कि एडवर्टाइजर के खिलाफ जो है वह यह जो है नहीं बोल सकता है। द स्टेट इज ए क्या है, तो वह हो जाएगा सर्वेंट ऑफ पीपल, सेवक है लोगों का स्टेट। और एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजर जो है वह किस प्रकार से वह कंट्रीब्यूट करता है, तो वह रेवेन्यू का, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, और अगला नंबर अब चैप्टर पर चलते हैं जो कि हमारा कौन सा है, सो देखिए द अर्थ। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, तो द अर्थ। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए द अर्थ जो है यह एक शॉर्ट स्टोरी है, और द अर्थ के लेखक कौन है, तो द अर्थ के जो लेखक है वह एच.ई. बेट्स जी जो है वह द अर्थ के लेखक है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा कहानी है जो, चलिए आपको इस पूरे अथी के अनुसार हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर होता है जॉनसन, और जॉनसन का बेटा होता है जिसका नाम क्या होता है, तो जॉनसन जो होता है, जॉनसन के बेटा का नाम होता है बेंजी, जो कि, और वह जो होता है सिंपल माइंडेड बॉय होता है। कुछ थोड़ा मानसिक संतुलन उसका अच्छा नहीं होता है। तब उसके माता पिता जो है वह डॉक्टरों के पास लेकर जाते हैं, और डॉक्टर वहाँ पर बोलते हैं कि इसे किसी भी चीज़ में व्यस्त रखे, और वह मुर्गी के फार्म जो है खोलने का सलाह देते हैं। उसी वक्त जो है जो बेंजी होता है वह 10 से 12 मुर्गियों को रखकर अपना फार्म खोल लेता है, और उससे ही वह बाद में पैसे कमाने लगता है। देखिए और चलते हैं समझते हैं। द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय, यह हमारा हो जाएगा एच.ई. बेट्स। और देखिए एच.ई. बेट्स हैज़ रिटन द स्टोरी। तो एच.ई. बेट्स जो है द अर्थ चैप्टर को उन्होंने लिखा है। द अर्थ क्या है, तो एक प्रकार का स्टोरी है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि एच.ई. बेट्स बिलोंग्स टू। एच.ई. बेट्स जो है, एच.ई. बेट्स वह कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वह बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से। एच.ई. बेट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ब्रिटेन से। बेंजी पेरेंट्स आर नो एज द। बेंजी के जो पेरेंट्स हैं, बेंजी के पेरेंट्स वह क्या जानते हैं, पेरेंट्स आर नोन एज द, वह किस नाम से, कौन है यहाँ पर बेंजी के पेरेंट्स, तो वह है जॉनसन। पिताजी का नाम था उनका जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ डैश लैंड। तो जॉनसन के पास जो है वह कितनी जमीन थी, सीधा यह पूछा जा रहा है। तो वह था कितना, 4 एकड़ जमीन, याद रखिएगा 4 एकड़। और बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप। बेंजी
क्या रखने की अनुमति मिल गया था, तो उसको हेन्स को, और मुर्गियों को वह बाद में पालने लगा था। और देखिए the dash suggested that Benji should be allowed to keep hens। यहाँ पर पूछ रहा है कि किसने सुझाव दिया कि बेंजी को मुर्गी रखना चाहिए, तो वह हो जाएगा डॉक्टर ने। और बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द किचन। वहाँ पर बेंजी ने अपने माता पिता को कहाँ खाना खाने के लिए कहा, तो वह किचन में कहा था। याद रखिए, बाद में बेंजी जो होता है वो अपने माता पिता को छोड़ देता है। फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बीन ए लोकल प्रीचर। वह एक वक्ता थे। लोकल प्रीचर यानी कि लोकल जो वक्ता होता है, बोलने वाला, वो थे। और जो जॉनसन जो था बेंजी के पिता, वह एक किसान भी था। याद रखिएगा, जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम। जॉनसन जो था वह किससे रेंट पर जमीन लिया हुआ था, तो वह लिया था सेंडर से, जो कि बाद में बेंजी खरीद लेता है। बेंजी मॉक्ड इनटू द हाउस विथ डैश हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। बेंजी जो है 40 साल की उम्र में किसे पत्नी के रूप में घर में लाया हुआ था, किससे शादी करता है, तो वह फ्लोरेंस से। याद रखिएगा, किससे? फ्लोरेंस से, जो कि उसकी माता पिता को अच्छी नहीं लगती है, और वह उसकी मुर्गी फार्म में पहले काम करती थी। एचिबेट्स ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम एज एन। एचिबेट जो है वह सम टाइम यानी कि कुछ समय के लिए क्या काम करते हैं, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, तो वह एक जर्नलिस्ट भी थे। याद रखिएगा। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ। बेंजी किस प्रकार का बिजनेस करता है, तो वह हेंस का बिजनेस करता है, मुर्गियों का। बेंजी ऑन ए डे, बेंजी जो है वह फोर्ड वन को खरीदता है। द डैश एडवाइज बेंजी टू कीप हेंस। कौन एडवाइस देता है, तो डॉक्टर एडवाइस देता है। और बेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर ए सेरेमनी वेन ही वाज। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बेंजी के जो माता पिता थे वह कब सेरेमनी रखते हैं, यानी कि बेंजी के माता पिता ने एक पासबुक बनाया था जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे, और उनका मतलब ये था कि जब बेंजी 21 साल का हो जाएगा तब से वह पासबुक मिलेगा, और इसीलिए हमारा 21 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट। बेंजी जो होता है स्कूल को कब छोड़ता है, तो वह 14 साल की उम्र में वह छोड़ देता है। हाउ मैनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, तो अबाउट ए डजन। वह 1 दर्जन लगभग मुर्गियों को रखता है शुरू में। डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फ्रॉम। तो यह कहाँ से लाइन लिया गया है, यह द अर्थ से लिया गया है। बेंजी सैंडर्स के बारे में द अर्थ से ही लिया गया है। ही हैड द लुक ऑफ बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन इज टेकन फ्रॉम द सिंपल माइंडेड, भी यही से लिया गया है। बेंजी ही जो था वह सिंपल माइंडेड था। बेंजी पेरेंट डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। किसे बेंजी के पेरेंट जो है वह पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसकी जो आंखें थी वह भूरी रंग की थी, वो अच्छी नहीं लगती थी बेंजी के माता पिता को, तो फ्लोरेंस की आंखों को। और बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम। बेंजी जो है वह किससे ज़मीन को खरीदता है, तो वह सैंडर्स से खरीद लेता है ज़मीन को। और देखिए, जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर हो जाएगा, जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर। और बेंजी पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड 21 ईयर ओल्ड। जो सेरेमनी रखा गया था पासबुक का 21 साल पर होने पर बेंजी को मिलता। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ। फ्लोरेंस जो है वह किसकी वाइफ है, तो वह बेंजी की वाइफ है। बेंजी वाज द सन ऑफ। बेंजी जो है वह किसका बेटा है, तो वह जॉनसन का बेटा है। यहाँ पर चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। तो रियल ऑनर कौन था, सैंडर था उस लैंड का, उस जमीन का। बेंजी वांटेड टू मैरी। बेंजी जो है वह किससे शादी करना चाहता था, तो फ्लोरेंस से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 10वें नंबर चैप्टर को भी अब हम लोग देख लेते हैं, और थोड़ा सा स्पीड रहेगा क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या अभी भी हमारे पास उतना ही है। देखिए यहाँ पर कि इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज। इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज जो है इसको किसने लिखा है, तो इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज को लिखने वाले हैं पॉलेस बक जी। किसने लिखा है, तो पॉलेस बक जी ने यहाँ पर उसे लिखा है। और पॉलेस बक जी जो है यह चाइना के थे। याद रखिए, पॉलेस बक जो है यह कहाँ के थे, तो यह चाइना के थे, लेकिन भारत के बारे में उन्हें जानना बहुत अच्छा लगता था।
और भारत के बारे में उन्होंने बहुत कुछ जाना भी था यहाँ पर आकर। इनके बारे में देख लीजिए कि इनका जो जन्म जो हुआ था इनका 1892 में और 1973 में इनका निधन हो गया था। और इन्हें याद रखिएगा, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है, नोबेल प्राइज़ भी मिला है। कब? तो 1938 में। चलिए अब इसके चैप्टर को समझते हैं सभी को। और यहाँ पर बेसिकली वो आते हैं गाँव को घूमने के लिए, गाँव के लोगों के देखने के लिए भारत में। इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आइज हैज़ बीन रिटन बाय पर्लेस बक। पर्लेस बक हैज़ रिटन द लेसन Indian through the traveler's eyes. It was said the sun never set in the dash empire. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यह कहा जाता है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता। किस साम्राज्य में? तो यह हमारा हो जाएगा, देखिए किस साम्राज्य में, तो यह ब्रिटिश के बारे में वह बात कर रहा होता है। और पर्लेस बक हैड एंड डैश फैमिली डॉक्टर, तो पर्लेस बक का जो डॉक्टर था वह एक इंडियन था। और देखिए इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पर्लेस बक। पर्लेस बक के लाइफ का जो जीवन है वह इंडिया का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है उसमें। कम माई बिलोव्ड इज रिटन बाय, कम माई बिलोव्ड जो भारत के लिए लिखा गया था, यह याद रखिएगा। इसके लेखक कौन है? तो पर्लेस बक है। द फूड इन द इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन डैश लीफ, जो खाना होता था भारतीय गाँव में वह कहाँ परोसा जाता था? तो वह परोसा जाता था बनाना लीव्स पर। याद रखिए बनाना लीव्स पर। यह खासतौर पर दक्षिण भारत में यह इस प्रकार से देखा जाता था। और देखिए अकॉर्डिंग टू पर्लेस बक व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। पर्लेस बक के अनुसार जो है भारत दुनिया को क्या सिखा सकता है? तो वह सिखा सकता है द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा को सिखा सकता है। गांधी जी के मार्ग को यहाँ पर भारत सिखा सकता है सभी को। बक हैज़ विजिटेड इंडिया डैश, जब बक जो है वह क्यों आए थे इंडिया में भारत को देखने के लिए? वह कुछ लोगों को देखने के लिए आए थे, जो हमारा हो जाएगा टू सी एंड लिसन टू ग्रुप ऑफ इंडियन पीपल, दो ग्रुप को देखने आए थे। पर्लेस बक इज द राइटर ऑफ बुक लाइक, तो देखिए यहाँ पर पर्लेस बक जो है इसमें से किसे लिखा है? तो कम माई बिलोव्ड को पर्लेस बक ने लिखा है। और इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आइज इज एन इंस्पायरिंग, तो इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आइज जो है यह एक प्रकार का एसे है। पर्लेस बक एंड डैश राइटर, तो पर्लेस बक जो है वह कहाँ के राइटर हैं? पर्लेस बक इज एंड डैश राइटर, तो पर्लेस बक जो है वह कहाँ के राइटर है? तो वह यहाँ जो उन्होंने भले ही चीन में अपना बहुत समय तक बिताए थे, लेकिन वह अमेरिका के थे, याद रखिएगा। और डैश हैज़ प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, यानी कि यहाँ पर समझिए क्या कहा जा रहा है कि भारतीय लोगों को उनके जीवन की प्रशंसा की है। तो किसने किया है? तो वह किया है पर्लेस बक ने। हाउ फूड वाज सर्व्ड फ्रेश ग्रीन बनाना लीव्स, याद रखिएगा। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन डैश आर टॉच दैट द राइट हैंड इन इज फॉर क्लीन सर्विस, यानी कि बचपन से ही भारतीय लोग जो है वह क्या सिखाया जाता है कि दाहिना हाथ जो होता है स्वच्छ सेवाओं के लिए होता है। कब से? तो वह बचपन से ही सिखाया जाता है। चिल्ड्रेन यहाँ पर हमारा हो जाएगा इंडियन पीजेंट आर पुअरर देन देयर डैश काउंटर पार्ट्स, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? यह देखिए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा चाइनीज। भारतीय किसान जो है अपने समकक्षों से अधिक गरीब है चाइना के लोगों से अगर बोला जाए तो। और डैश एडवाइज द इंडियन नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि किसने भारतीयों को सलाह दी थी कि वे हर चीज़ के लिए अंग्रेज को दोष न दे, तो वह दिए थे महात्मा गांधी ने। देख लीजिए यहाँ पर, या फिर पर्लेस बक। इस क्वेश्चन को एक बार आप अपने से देख लीजिएगा। रिलीजियन इज एवर प्रेजेंट इन डैश लाइफ,
रिलीजन जो है, धर्म जो है वह भारत में ज़्यादातर देखे जाते हैं। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमिस्ड, तो जो लैंड था बम्बई और किसके बीच की भूमि जो है अकालग्रस्त हो गया था, तो वह था मद्रास का। द पीपल ऑफ डैश मस्ट बी रिकॉग्न्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉजन रेस, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा इंडिया। और अकॉर्डिंग टू पॉलिस बक द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर शुड बी सेल्फलेसनेस यानी कि अपने बारे में वह न सोचे बल्कि जनता के बारे में सोचे। द इंग्लिश गवर्नमेंट गिव एल्डरली पीपल एंड, अंग्रेज सरकार जो है बुजुर्गों को क्या देती थी, तो वह था पेंशन। चलिए अगला नंबर चैप्टर हमारा देखिए प्रोज का सबसे लास्ट चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल, और इसके बाद हम लोग देखेंगे पोइट्री को भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे, यानी कि पूरे इंग्लिश को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। और आराम से चलते चलेंगे क्योंकि बोलते बोलते जो मुंह जो है वह दुख जा रहा है, इसलिए आराम से चलेंगे, समझते चलेंगे आराम से सभी को। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, किया है ए मैरिज प्रपोजल। तो देख लीजिए मैरिज प्रपोजल जो है वह भी एक प्रकार, यह क्या है तो वन एक्ट प्ले है, एकांकी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वही है वन एक्ट प्ले। और एंटोन चेखव जो है इन्हें लिखने वाले, चेखर नहीं होगा यहाँ पर चेखव होगा, एंटोन चेखव जो है इसे लिखने वाले हैं। और इसमें भी लोमोब, इसमें जो होता है 3 कैरेक्टर होता है, 3 कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लोमोब होता है, लोमोब का जो उम्र होता है लोमोब का वह उम्र होता है 35 साल। और एक उसी का दोस्त एक होता है चुबुको, और चुबुको का बेटी का नाम होता है नटालिया, याद रखिएगा नटालिया। तो नटालिया जो होती है उसी से लोमोब जो होता है वह प्यार करता है, और यह 25 वर्ष की होती है। तो देखिए किस प्रकार से वह मनाता है, और उसके पिताजी जो है चुबुको वह किस प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय, तो एंटोन चेखव लिखने वाले हैं इसके, एंटोन चेखव हैज रिटेन द लेसन, एंटोन चेखव ने मैरिज प्रपोजल को लिखा है। ए मैरिज प्रपोजल इज क्या है, तो यह एक क्या है, देखिए यहाँ पर यह एक कॉमेडी है, याद रखिएगा। ए मैरिज प्रपोजल क्या है, तो यह एक कॉमेडी है। चुबुको इज ए डैश, चुबुको जो है वह कौन है, तो चुबुको लैंड ऑनर था, याद रखिए चुबुको जो था वो लैंड ऑनर था। लोमोब इज ए मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, तो वह एक नर्वस टेम्परामेंट के इंसान था, नर्वस टेम्परामेंट का, वह कभी कभी कांपने लगता था। डॉक्टर स्टीफन चुबुको इज डैश, तो डॉक्टर स्टीफन चुबुको था वह लैंड ऑनर था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, लोमोब आस्क्ड फॉर डैश हैंड इन मैरिज, लोमोब जो होता है वह बात करता है किससे शादी करने के लिए, यह यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यह होता है, यह हो जाएगा हमारा नटालिया से शादी करने के लिए, नटालिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। एंटोन चेखव वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, एंटोन चेखव जो थे वह प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे। लोमोब वाज द डैश ऑफ चुबुको, लोमोब जो था वह चुबुको का क्या था, तो वह दोस्त था, चुबुको का दोस्त था, या फिर इसे ये भी बोल सकते हैं कि वह एक पड़ोसी भी यहाँ पर बोला जा सकता है। देखिए यहाँ पर लोमोब इज द चुबुको, यहाँ पर नेबर और अच्छा रहेगा पड़ोसी था। और डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुको, चुबुको की बेटी का नाम था नटालिया, ऊपर ही मैंने आपको बता दिया है। नटालिया डॉग का नाम क्या है, तो नटालिया के डॉग का नाम रहता है लिप, याद रखिएगा नटालिया के डॉग का नाम रहता है लिप। और लोमोब के डॉग का नाम रहता है गेस, लोमोब के डॉग का नाम रहता है गेस। चलिए, और लोमोब इज ए डैश ईयर ओल्ड, तो लोमोब जो होता है वो 35 ईयर होता है, 35 साल का होता है। लोमोब एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्समिडोन, तो ऑक्समिडोन जो होता है उसके लिए कौन लड़ रहे हैं, लोमोब और कौन, तो लोमोब और यहाँ पर नतालिया जो होती है वह लड़ रही होती है। डैश से डैट ही इज हैविंग ए हार्ट फेलियर, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब जाता है लोमो मनाने के लिए तो उसमें सहायता करता है चुबुको, यानी कि नटालिया का पिता, वह हार्ट अटैक का नाटक करता है और फिर शादी करवा देता है नटालिया का। तो कौन नाटक करता है, चुबुको, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और लोमोब सेज दैट ही विल रोब इन द कोर्ट दैट द डैश मीडोज बिलोंग टू हिम, यहाँ पर क्या कहता है, लोमोब जो है अदालत में यह साबित करने की मांग करेगा कि ऑक्समिडो जो है वह किसका है, यह यहाँ पर
बोला जा रहा है। किसके बारे में? तो ऑक्समिडोन के बारे में। और लोमोव इज द मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। नर्वस टेम्परामेंट यहाँ पर नहीं है, लोमोव इज ए, यहाँ पर इसमें नहीं होगा, नर्वस टेम्परामेंट होगा, याद रखिएगा। और एंटोन चेखोव बेगन हिज कैरियर बाय राइटिंग, तो कॉमिक स्केच को लिखते थे, कॉमिक स्केच को। नटालिया एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्समेडोज, तो नटालिया और लोमोव जो होता है वो लड़ रहा होता है द ऑनरशिप ऑफ द डैश इज डिस्प्यूट, तो ऑनरशिप जो ऑक्समिडोन, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्समिडोन। लोमोव वांट टू मैरी, लोमोव जो है वह किससे शादी करना चाहता था? तो नटालिया से। द नेम ऑफ लोमोव डॉग, तो लोमोव के कुत्ता का नाम क्या था? तो वह था गेस। गेस। लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर डॉटर डैश हैंड इन मैरिज, लोमोव जो है वह किसके बेटी से वह शादी करना चाहता था, उसका नाम यहाँ पर क्या किया था? तो वह पूछा जा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा नटालिया। ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश वन एक्ट प्ले, यह एक एकांकी था। चलिए इस चैप्टर को भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग पोएम के पास, यानी कि पोइट्री सेक्शन में, उसे भी हम लोग पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हमारे पोइट्री सेक्शन को। और पोइट्री सेक्शन में हमारा फर्स्ट नंबर चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज, और हम लोग स्पीड को बनाए रखेंगे ताकि जो है हमारा जो क्वेश्चन है जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है उसके लेखक है हमारे जॉन डन जी, याद रखिए कौन है? तो जॉन डन जी। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट है। कैसे पोइट है? तो एक मेटाफिजिकल पोइट है। चलिए इनके क्वेश्चनों से सभी चीज़ों को जानते हैं। जॉन डन हैज़ रिटेन द पोएम, तो जॉन डन ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर को लिखा है। और डन इज, देखिए यह जो क्वेश्चन यह कितना बार पूछा गया है, देखिए 18 में, 19, 20, 25, देख लीजिए। जॉन डन इज ए डैश पोइट, तो यह एक मेटाफिजिकल पोइट है। और देखिए डन स्टडीड, यानी कि जॉन डन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जॉन डन जो है वह लॉ की पढ़ाई किए हैं, और लॉ की पढ़ाई के साथ साथ और क्या पढ़ाई किए हैं यही यहाँ पर पूछ रहा है। तो लॉ के साथ साथ वह थियोलॉजी को भी पढ़े, याद रखिएगा थियोलॉजी को भी। और देखिए डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब एज ए मेटाफिजिकल पोइट, किसे मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जाना जाता है? तो जॉन डन जी को। डैश वांट टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ, कौन है जो अपने डेथ को खुशी से स्वीकार करता है? तो वह जॉन डन, जॉन किट नहीं, जॉन डन हो जाएगा यहाँ पर। जॉन डन हैड सीट द सन सिटिंग, यहाँ पर जो सन के बारे में वह अपने आप को कंपेयर करते हैं। और यहाँ पर यस्टरडे के बारे में है कि बोलते हैं कि जिस प्रकार सूरज दिन में चला जाता है और फिर कल चला आता है, उसी प्रकार मैं भी जाऊँगा और वापस चला आऊँगा। देखिए द लाइन नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन सॉ ए फिटर लव इज फॉर मी, यहाँ पर यह पंक्ति जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है इस फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। बट बिलीव डेट आई शैल मेक ए स्पाइडर जर्नी इज टेकन फ्रॉम, तो यह भी हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है। हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, कौन है जो बोलता है कि मैं सूर्य से भी तेज यात्रा करके आऊँगा? यहाँ पर जॉन डन जो है वह सूर्य से अपने आप को कंपेयर करके बोलते हैं। जॉन डन वांट टू गो अवेज बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ, तो वह किससे थके नहीं है? तो बिलोव्ड, यानी कि अपनी पत्नी से। जॉन डन फील दैट ए डैश इज वेरी होपलेस, कौन किसको होपलेस बताता है? जॉन डन जी। तो वह मैन को, याद रखिएगा आदमी को। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम, यहाँ पर जो जॉन डन बताते हैं कि मनुष्य जो है, आदमी जो है वह बहुत कमज़ोर होता है, मैंस पावर है। यह कहाँ से लिया गया है लाइन? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और यह जितने भी है ओल्ड इंग्लिश, यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स आपको मिलेंगे। और डैट लॉस्ट मी एज थॉट सेस्ट इज फ्रॉम, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जब भी आप देखें कि ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग किया गया है तो आप सीधा जॉन डन और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर को लगा सकते हैं। जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ डैश पोइट, तो मेटाफिजिकल पोइट थे जॉन डन जी। द पोइट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव, तो वह जो है अपने पत्नी से, यहाँ पर पूछा जा रहा है डॉन जन जो है अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी, यहाँ पर पत्नी जो है अपनी पत्नी प्रेमिका से वह कैसे रहते हैं, किस प्रकार से? तो क्या वह दुखी है, एंग्री है, गुस्सा है, टायर्ड है, या फिर खुश है? यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि तो किस प्रकार से है और वह क्या है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बताइए कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारा
क्या हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा सैड। और चलिए, जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जॉन डन अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहा है, यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वह कहाँ जा रहे हैं आप लोग बताइए कि जॉन डन जी जो है वो अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ, तो यहाँ पर जर्मनी दिया हुआ है, लेकिन चर्चा तो उस चैप्टर में नहीं है जर्मनी का। जॉन डन थिंक दैट डेथ इज सर्टेन, तो जॉन डन बताते हैं कि डेथ इज सर्टेन, जो मृत्यु जो है वह निश्चित है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जॉन डन जी का जन्म और मृत्यु कब हुआ है, तो देख लीजिए एक बार, आपको इसमें नहीं था इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 1572 में उनका जन्म और 1631 में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह एक मेटाफिजिकल पॉइंट था और यह लॉ की भी पढ़ाई किए थे, थियोलॉजी की भी पढ़ाई किए थे, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर चैप्टर पर, अगला नंबर चैप्टर देखिए हमारा क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या है चैप्टर का नाम हमारा क्या है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके लेखक कौन है, तो वाल्ट विथमैन जी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक है वाल्ट विथमैन जी, और इन्होंने कई रचनाएं किए हैं। और चलिए उनको भी एक प्रकार समझेंगे। और इसमें जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में एक तरह से जो पोइट है वह गाना गाते हैं, और वह पोइट जो गाना गाते हैं वह तो खुद के लिए गाना गाते हैं और अपने आप में वह गाना गाते हैं। चलिए सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग समझते चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वाल्ट विथमैन इज रिटन द लेसन, वो हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ फ्रॉम, यह जो लाइन है यह उसका फर्स्ट लाइन ही है, और यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है, याद रखिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। और देखिए यहाँ पर ये स्नेक जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है अगर पूछा जाए, तो यह हमारा हो जाएगा D.H. लॉरेंस जी। और टू ऑटम के कौन है, तो जॉन किट जी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के तो आपको मालूम ही होगा, वाल्ट विथमैन, एंड आपको वाल्टर डेलामेयर जी। सभी चीज़ों को देखते चलिए। लिप्स ऑफ ग्राफ जो है वह कब पब्लिश हुआ था, यह यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लिप्स ऑफ ग्राफ जो है वह 1855 में वह पब्लिश हुआ था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, वाल्ट विथमैन वाज ए डैश ड्यूरिंग द सिविल वार। सिविल युद्ध के दौरान जो है वाल्ट विथमैन क्या थे, तो वह वॉलंटियर नर्स भी रह चुके हैं। वाल्ट विथमैन वर्क एज ए वॉलंटियर नर्स, तो वह सिविल वार के समय पर, द सिविल वार। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो स्पीकर है वह किसके लिए गाना गाते हैं, तो वह द पोइट हिमसेल्फ, खुद के लिए। वाल्ट विथमैन वाज एन, वाल्ट विथमैन जो है वह कहाँ के कवि है, यह पूछा जा रहा है, वह एक कहाँ के कवि है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि वह एक अमेरिकन पोइट है, अमेरिकन पोइट। हु कंपोज लिप्स ऑफ ग्रास, किसने लिखा है लिप्स ऑफ ग्रास को, तो लिप्स ऑफ ग्रास को लिखने वाले हैं हमारे जॉन किट जी। कौन है वो यहाँ पर, तो वाल्ट विथमैन जी। वाल्ट विथमैन जी, ऑप्शन नंबर सी। द लाइन आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बेगिन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, तो वहाँ पर बोलते हैं कि मैं अभी 37 साल का हूँ और फिर भी पूरी तरह से फिट हूँ और मेरा हेल्थ जो है वह अच्छा है। यही बताते हैं, कौन बताते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वाल्ट विथमैन जी। वाल्ट विथमैन इज डैश ईयर ओल्ड, तो वह 37 साल के उस वक्त थे। होपिंग टू सीज नो टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम, यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय, तो वाल्ट विथमैन जी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोइट फॉर डैश फॉर हिमसेल्फ, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यह जो यहाँ पर देखिए कहा किया जा रहा है, क्वेश्चन को समझिए कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वह कविता में कवि अपने लिए क्या करता है, तो वह गाता है, याद रखिए क्या करता है, सिंग, यानी कि वह गाता है। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम, यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। नेचर विथआउट चेक विथ ओरिजिन, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए नेचर विथआउट चेक विथ ओरिजिन, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा एनर्जी, ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स या फिर स्फीयर। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में कि क्या होने वाला है, इसका आंसर जो है वह क्या होने वाला है, यह आप लोग आंसर में इसका बताइए। तो इसका आंसर जो हमारा मेरे अंदाज से लगता है एनर्जी होगा। आप लोग एक बार इसे देख लीजिएगा। आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय, यह जो है आई हार्बर फॉर गुड एंड बैड, यह जो रचना है यह किसने लिखा है, तो यह लिखा है वाल्ट विथमैन जी ने। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, डैश वर्क इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्राफ्स एंड ड्रम टैप्स, तो देखिए लिप्स ऑफ ग्राफ्स और ड्रम टैप्स को लिखने वाले कौन है, तो वह है वाल्ट विथमैन जी। और आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम,
यह जो पंक्ति है, लाइन है, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। चलिए अगले नंबर चैप्टर, और अगले नंबर चैप्टर को अब हम लोग समझते हैं, जिसका नाम क्या है? देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जो पत्ते जो है वह गिरने लगे हैं, इसका मतलब फास्ट यानी कि जल्दी से वह गिरने लगे हैं। और देखिए यहाँ पर इसको हम लोग समझते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है, इसके लेखक कौन है? तो वह है जॉन किट जी। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक जॉन किट नहीं, W.H. ऑडेन जी है। कौन है? तो W.H. ऑडेन जी है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के। और यहाँ पर समझिए, यह जो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर बताया जाता है मनुष्य की मृत्यु के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती है। जो बच्चों को खेलने वाला जो खिलौना होता है, 5 रन जो रोलिंग होता है, उसके बारे में बताया जाता है। देखिए क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखने वाले हैं W.H. ऑडेन जी। नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट इज लाइन रिटन बाय। यह जो पंक्ति है, यह कहाँ से लिया गया है? नर्सेस फ्लावर जो है, यह इसकी चर्चा ही इसी चैप्टर में है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में, और इसके लेखक है W.H. ऑडेन जी। लिव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन द पोयम बाय, तो यह तो वाल्ट विथमैन जी का है। ऊपर ही हमने देखा था, द लाइन एंड द पाम्स गो रोलिंग इज ऑन। यहाँ पर जो बच्चों को खेलने वाला खिलौना आता है, उससे वह इंगित करते हुए वह बताते हैं, और यह लिया गया है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से इस क्वेश्चन को। और देखिए, द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम, यहाँ पर बताया गया है कि नाइटिंगेल जो है वह डम्ब हो गई है। यहाँ पर देखिए, बोलते हैं द नाइटिंगेल इज डम एंड एंजल विल नॉट कम, और जो भगवान के दूत है वो भी अब नहीं आने वाले हैं। यह लिया गया है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से। और अगर आप चाहते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन हम अच्छी तरह से देखें, तो आप जाकर मेरा पिछले वीडियो को देख सकते हैं, पुराने वीडियो को, जिसमें मैंने सभी चैप्टर को एकदम अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। Who run scolding for their food in the now the leaves are falling fast, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन है जो रन स्कोरिंग कर रहा है? तो वह ट्रोल्स हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। हु इज डम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, कौन डम है? तो नाइटिंगेल जो है वह डम है। यहाँ पर जो नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? तो जो बुलबुल होता है उसे नाइटिंगेल कहा जाता है। देखिए, और यह नाइटिंगेल जो है वह कई प्रकार से अलग अलग एक अवार्ड का भी नाम है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर। फॉर ऑडेन पोइट्री वाज ए डैश, तो ऑडेन के अनुसार जो पोइट्री है वह एक प्रकार का सीरियस गेम है। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट, जो वाइट वाटरफॉल है, जो उजला जो झरना होता है वहाँ पर, वह क्या करता है? तो वह लोगों को आशीर्वाद देता है, याद रखिएगा। वह क्या करता है? तो वह लोगों को आशीर्वाद देता है। पुट ब्लेस, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, हैप्पीनेस होगा या फिर यहाँ पर, हाँ हैप्पीनेस देख लीजिएगा, इसे हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस। ऑडेन ऑन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोयम, तो पुलित्जर प्राइज मिला हुआ था W.H. ऑडेन जी को, तो किस कलेक्शन पर? तो वह मिला था द एज ऑफ एंजाइटी पर, द डैश ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर। और यहाँ पर जो है कि डेथ यहाँ पर बोला जा रहा है, यह जो डेथ के बारे में बताया जा रहा है, इसमें कौन आता है? तो मैसेंजर ऑफ डेथ यहाँ पर वो होगा। और विस्परिंग नेबर आवर लेफ्ट एंड राइट इज लाइन फ्रॉम द पोयम, तो यह हमारा हो जाएगा नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब एंड नाइटिंगेल इज डम्ब एंड एंजल विल नॉट कम, जो भगवान के दूत है वो भी नहीं आने वाले हैं। डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पेसिंग द थ्रोज दैट वे, तो वाइट वाटरफॉल, वह किस रंग का था? तो वाइट वाटरफॉल। द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? देखिए यहाँ पर जो पत्ते जो होते हैं, पत्तों का गिरना जो होता है, जो तेजी से हो गया है, वह आगमन किसको संकेत करता है? तो क्या गिरने की संकेत कर रहा है? तो वो पत्ता का, यानी कि लीव्स के बारे में। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नॉर्से टू द ग्रेव आर गोन इज, यह जो पंक्ति है यह कहाँ से लिया गया है? यह नॉर्से टू द ग्रेव, तो यह लिया गया नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। W.H. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कब मिला था? यहाँ पर 1948 दिया हुआ है, और कौन सा प्राइज मिला हुआ है? तो पुलित्जर प्राइज। देखिए, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डैश लोनली द सेपरेट नीज, यहाँ पर बोला जाता है कि हमारे जो एक्टिव हाथ जो है वह क्या हो गए हैं? तो वह फ्रीज हो गए हैं। W.H. ऑडेन हैज रिटन द पोएम, W.H. ऑडेन जो है वो किस पोएम को लिखे हैं? तो वह
यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलत है। WH ऑरेंज जो है वह नाउ द लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट को लिखे हैं, और द पाम्स आर रोलिंग हो जाएगा यहाँ पर रोलिंग, और द ट्रेवलर्स आर विद डैश बिंग मूविंग टुवर्ड आवर डेथ। जो ट्रेवलर जो है वह अपने डेथ की ओर जो होता है वह मूव कर रहा होता है। याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ह्यूमन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर दैन डेथ। ह्यूमन का जो जीवन है, मनुष्य का जीवन, वह डेथ से अच्छा नहीं है। ट्रीज शेड देयर लिव्स इन, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर कि पेड़ अपने पत्ते किसमें झड़ते हैं यह बोला जा रहा है। तो यह हमारा हो जाएगा किस सीजन में, तो यह ऑटम सीजन यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। द डैश हैज़ बिकम डम इज द लीफलेस ट्रीज, तो नाइटिंगेल जो है वह डम है। अगले नंबर चैप्टर पर चलिए। अगला नंबर चैप्टर क्या है कि ऑड टू ऑटम। अगला नंबर चैप्टर देखिए, अगला नंबर चैप्टर हमारा क्या है, ऑड टू ऑटम। इसे भी अब हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। ऑड टू ऑटम को देखते हैं। ऑड टू ऑटम के कौन लेखक, तो ऑड टू ऑटम के है जॉन कीट जी। ऑड टू ऑटम के जॉन कीट जी है, और इसमें ऑटम सीजन के बारे में बताया जाता है, यानी कि शरद ऋतु के बारे में बताया जाता है कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए इसके भी क्वेश्चन को चलिए करते चलते हैं। जॉन कीट हैज़ रिटन द पोएम, जॉन कीट जो है वह किस पोएम को लिखे हैं, तो ऑड टू ऑटम को। और ऑटम इज सीजन ऑफ मिलो अप, तो ऑटम जो सीजन है, शरद ऋतु जो मौसम है वह किस प्रकार का है, तो वह फलों से भरा हुआ है, फलों से भरा हुआ है, यानी कि फ्रूटफुलनेस। फ्रूटफुलनेस हमारा ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही है। और ऑटम स्टार्ट विद द टेम्परेचर ऑफ द सीजन, तो ऑटम जो स्टार्ट होता है किसके बाद होता है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि ऑटम जो सीजन है वह किस सीजन के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर वह स्टार्ट होता है, यही यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो वह हमारा हो जाएगा समर के बाद। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, जॉन कीट इज़ फ्रॉम, जॉन कीट जो है वह कहाँ के हैं, जॉन कीट जो है वह कहाँ के है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो जॉन कीट आप लोग बताइए कि वह जो है वह कहाँ के है, ब्रिटेन के, जर्मनी के, या फिर अमेरिका के, या फिर आयरलैंड के। जॉन कीट जो है वह कहाँ के है, तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जॉन कीट जो है वह कहाँ के है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के है। कहाँ के, ब्रिटेन के। और कीट वाज ए डैश पोइट, तो कीट जो है जॉन कीट वह किस प्रकार के पोइट है, तो वह हो जाएगा हमारा रोमांटिक पोइट। और देखिए द बी विथ एप्पल द मोस्ट कॉटेज ट्रीज इज फ्रॉम, यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है ऑड टू ऑटम से, ऑड टू ऑटम से। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड द ब्लेस इज टेकन फ्रॉम, यह जो सूरज और ऑटम जो अपने आप में बात कर रहा होता है कि पूरे पेड़ों को फलों से लाद देना है, वह कहाँ से लिया गया है, यह जो लाइन है यह लिया गया है ऑड टू ऑटम से। डैश डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26, कौन जो है वह टीबी बीमारी के कारण 26 साल की उम्र में ही मर गया था, तो वह है हमारे कौन, तो यह हमारा हो जाएगा जॉन कीट जी। ऑटम स्टार्ट विद टेम्परेचर ऑफ द सीजन, ऑटम जो सीजन है वह कब स्टार्ट होता है, तो वह समर के बाद। डैश वाज ग्रेट लवर ऑफ नेचर, कौन है जो नेचर पोइट है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, नेचर से वह प्यार करता है, कौन है, तो यह हमारा हो जाएगा कौन, तो जॉन कीट जी। और लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय, ये भी हमारे जॉन कीट जी का ही रचना है। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग इज लाइन ऑफ, तो यह भी हमारा हो जाएगा ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम इज ए, ऑड टू ऑटम एक क्या है, तो एन ऑड, यह एक प्रकार का ऑड है। और हाउ वॉचेज द लास्ट ओजिंग आवर बाय आवर, यहाँ पर बताया जाता है कि वह जो आखिरी जो बूंदी होती है, रस की आखिरी बूंदे, वह किस प्रकार से वह घंटों दर घंटों गिरते रहती है, यह भी हमारे ऑड टू ऑटम में बताया गया है। हु सिट्स केयरफुली ऑन द ग्रैंडी फ्लोर इन ऑड टू ऑटम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुमेन के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। इन डैश न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, कब आते हैं नए नए फल, तो यह आते हैं ऑटम सीजन में। चलिए एंड गैदरिंग स्वेले ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम, तो यह हमारा हो जाएगा क्या, तो यह हमारा कहाँ से लिया गया है, तो ऑड टू ऑटम से। तो चलिए यहाँ तक ही हम लोग वीडियो को सीमित रखेंगे, और अगला जो वीडियो है यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन यह जो है इतना वीडियो बनाने में आपको बहुत
प्रॉब्लम हुआ है, फिर भी चलिए हुआ सो हुआ। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।